एपिसोड 411-420। अध्याय 411। चुंबन केवल वयस्कों के लिए होते हैं। विलियम को पसीना आने लगा क्योंकि उसकी जलपरी प्रेमिका ने उससे वह विशेष सीरम देने की मांग की जो उसने वेंडी को इंजेक्ट किया था, जिससे आज वह गोरी सुंदरी इतनी चमकदार और जीवंत दिख रही थी। क्या हुआ? एशे ने पूछा। क्या आप कह रहे हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूं? वेंडी जो कुछ भी कर सकती है, मैं उससे कहीं बेहतर कर सकती हूं। विलियम ने एशे की हल्के बैंगनी रंग की आंखों में एकटक देखा और फिर अपना निश्चय कर लिया। उसने अपना सिर झुकाकर उसके कानों में कुछ फुसफुसाया, जिससे उसे कसकर गले लगाए बैठी युवती का शरीर कांप उठा। ऐशी, क्या तुम वाकई यह करना चाहती हो? विलियम ने धीरे से पूछा। विलियम को नहीं पता था कि वह ऐश के लिए एक स्वप्नलोक का पुनर्निर्माण कर पाएगा या नहीं, लेकिन वह अपनी प्रेमिका की मांग को पूरा करने के लिए एक प्रयास करने को तैयार था। ऐश ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोली। विलियम धैर्यपूर्वक उसके जवाब का इंतजार करता रहा क्योंकि वह उसे कुछ भी ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था जो वह नहीं करना चाहती थी। अंत में ऐश के होठों से एक ऐसी आवाज निकली जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी। चाहते हैं। विलियम की सुनने की शक्ति इतनी तीव्र होने के बावजूद भी वह ऐश के कहे शब्दों को मुश्किल से ही समझ पाया। फिर भी ऐश के कानों के सिरे तक फैली लालिमा विलियम के लिए वह सब कुछ जानने के लिए काफी थी जो वह जानना चाहता था। हालांकि विलियम अब भी इसे स्पष्ट रूप से सुनना चाहता था और उसने शर्माती हुई जलपरी को फुसलाकर अपनी कही हुई बात दोहराने के लिए कहा। मैं यही चाहती हूँ। एशे ने आखिरकार विलियम की छाती पर सिर रखते हुए कहा, जलपरी जाति की नजरों में मैं पहले से ही तुम्हारी पत्नी हूँ। ये स्वाभाविक ही है कि हम। शर्मिंदगी के मारे ऐश अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। शर्म को छुपाने के लिए उसने विलियम की छाती पर मुट्ठी से वार किया। उसे यह नहीं पता था कि उसके इस हावभाव ने विलियम की नजरों में उसे और भी प्यारा बना दिया था। उसने अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया और उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। फिर ऐश ने अपना सिर उठाया और विलियम की आंखों में देखा। आधे एल्फ ने सिर हिलाया और उसके होठों को चूमने के लिए अपना चेहरा नीचे झुकाया। वे दोनों अपनी ही दुनिया में इतने खोए हुए थे कि उन्हें अपने कमरे का दरवाजा खुलने का भी पता नहीं चला। विलियम और ऐश ने अपने आसपास के लोगों की परवाह किए बिना अपना जोशीला चुंबन जारी रखा। जब उनका चुंबन समाप्त हुआ तभी उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि वे अब कमरे में अकेले नहीं थे। दो जोड़ी निगाहें उस हाफ एल्फ और नीले बालों वाली लड़की को घूर रही थीं, जो एक दूसरे को मजबूती से गले लगाए हुए थे। जाओ, हमारी परवाह मत करो, वेंडी ने अखरोट चबाते हुए कहा। वह इस समय बिस्तर पर बैठी थी और अकेली नहीं थी। उसके ठीक बगल में ब्रियाना बैठी थी, जो विलियम और उस खूबसूरत महिला को, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, बड़ी उत्सुकता से देख रही थी। बड़े भाई, मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे किस करते हैं, ब्रियाना ने प्रशंसा करते हुए कहा। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? उस प्यारी बच्ची ने जानबूझकर एक ऐसी बात कह दी जिसे गलत तरीके से समझा जा सकता था। जाहिर है उस नन्ही शरारती बच्ची ने देखना चाहा कि उसका बड़ा भाई वेंडी और विलियम की गोद में बैठी महिला उसकी मासूम सी विनती पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। विलियम जानता था कि अगर उसने ब्रियाना की बात मान ली, चाहे मजाक में ही सही, तो उसे आज रात जमीन पर सोना पड़ेगा। उसे एशे की दो उंगलियां अपनी कमर पर धीरे से हिलती हुई महसूस हुई और वह समझ गया कि अगर उसने गलत जवाब दिया तो उसे बहुत तकलीफ होगी। ब्रायना, चुंबन तो बड़ों के लिए होते हैं, विलियम ने बड़े ही धार्मिक लहजे में कहा, मानो वह सांसारिक इच्छाओं से मुक्त कोई साधु हो। तुम अभी बहुत छोटी हो। बड़े होने पर ही चुंबन करना शुरू करो। तस्क, ब्रियाना ने अखरोट खाते हुए अपनी जीभ चटकाए। उसकी छोटी सी शरारत नाकाम हो गई थी, इसलिए उसने अपने बड़े भाई को शरारती अंदाज में देखते हुए अखरोट खाने का फैसला किया। हालांकि उसके सामने जो अगला दृश्य घटित हुआ, उसे देखकर आश्चर्य से उसका मुंह खुला रह गया और अखरोट उसके हाथ से कालीन पर गिर पड़ा। एशे अपने लड़के वाले रूप में वापस आ गई थी और मुस्कुराते हुए ब्रियाना की तरफ देख रही थी। वह जानती थी कि विलियम ब्रियाना पर भरोसा करता है, इसलिए उसे यह रहस्य उसके साथ साझा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। तुम एक लड़की हो। इयान को हैरानी से देखते हुए ब्रियाना चौंक गई। इयान ने सिर हिलाया और अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। इसे गुप्त रखना, समझ गई ना ब्रियाना? ब्रियाना ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। वह उस समय मौजूद थी जब राजकुमारी सिडोनी ने इयान से पूछताछ की थी। तब उसे बस यही लगा था कि विलियम और इयान का करीबी रिश्ता सिर्फ इसलिए था क्योंकि इयान विलियम के शूरवीरों में से एक था। उसने कभी नहीं सोचा था कि राजकुमारी सिडोनी का आरोप इतना सटीक हो सकता है। विलियम को वेंडी की निगाहें महसूस हुईं और वेंडी उसे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ देख रही थी।
वह समझ गया कि उसकी पहली प्रेमिका को ऐश द्वारा किए गए चुंबन से जरा भी परेशानी नहीं हुई थी। वेंडी की सोच में आए इस बदलाव ने विलियम को आश्चर्यचकित कर दिया। अचानक विलियम को लगा कि वेंडी पहले से कहीं अधिक परिपक्व हो गई है। जिस वेंडी को वह जानता था, उसके अंदर एक छिपा हुआ हीनबोध का भाव था, जिसे उसने खुलकर उसके सामने प्रकट कर दिया था। वह हमेशा उसे आश्वस्त करता था कि वह खुद की तुलना दूसरों से न करे, खासकर अपनी मंगेतर रेबेका से, क्योंकि उसकी नज़र में वह पहले से ही बहुत खूबसूरत थी। अब वही वेंडी आत्मविश्वास से उसकी ओर देख रही थी, ये जानते हुए कि विलियम वास्तव में उसे अपने पूरे दिल से प्यार करता है। मुझे लगता है कि कल रात वह वयस्कता में कदम रख चुकी है, विलियम ने सोचा और अपनी पहली प्रेमिका को भी चूमने के लिए उसके पास पहुंचा। ऐश ने पहले ही अपनी सहमति दे दी थी और विलियम उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता था। बस एक ही सवाल था कि आज रात जब वह उसके सपने में जाएगा तो उसे कैसा दृश्य देखने को मिलेगा। हालांकि उसे यह पक्का नहीं पता था कि वह इनक्यूबस जॉब क्लास में कितना आगे बढ़ सकता है, फिर भी वह स्वप्नलोक की कार्यप्रणाली को समझने के लिए कुछ प्रयोग करने को तैयार था। योजक चिन्ह। हेलन साम्राज्य में कहीं कॉनन ने ग्रिफॉन पर सवार होकर आकाश से भूभाग का सर्वेक्षण किया। वह इस समय हेलन साम्राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में था, उस कालकोठरी के किसी भी निशान की तलाश में जो बिना किसी संकेत के गायब हो गई थी। शपथ रक्षक कुंजी को अपने हाथों में लिए हुए वह जमीन पर व्यवस्थित रूप से छानबीन करते हुए कलाकृति से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया की तलाश कर रहा था। जब से हिडन वैली गायब हुई थी, ड्यूस के अधिकांश सदस्य अमर भूमि के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करने वाले स्मारक के निशान खोजने के लिए अलग अलग हो गए थे। उनके साथियों, जो कॉनर के साथ डोमेन का निरीक्षण करने गए थे, ने उन्हें आश्वासन दिया था कि यह डोमेन अमूल्य खजानों से भरा हुआ है। ये जानकारी ड्यूस के सदस्यों के लिए इस मिशन को गंभीरता से लेने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि वे उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों में छिपी हुई घाटी की तलाश कर रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ कॉनर बेचैन होता जा रहा था, क्योंकि कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी शानदार रेस्तरां में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा गया हो। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी थाली से एक निवाला भी ले पाता, वेटर उसे ले गया और पूरी मेज को बिना कुछ छोड़े साफ कर दिया। इससे कॉनर बेहद निराश हो गया और उसका गुस्सा भी दिन ब दिन बढ़ता गया। एक और दिन की व्यर्थ मेहनत के बाद कॉनर ने हेलन साम्राज्य के लिए अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करने का फैसला किया। अब जब क्रेटोर साम्राज्य और एल्फ सेनाएं आ चुकी थीं, तो पूरे महाद्वीप पर कब्जा करने की उसकी योजना अब संभव नहीं थी। दरअसल जिस तरह से हालात बदले, उससे वह बेहद नाराज था। उसने जितने संसाधन खर्च किए थे और ओथकीपर की कुंजी हासिल करने और कॉन्टिनेंटल स्पेल को सक्रिय करने के लिए जितने साल योजना बनाई थी, उसके बदले में उसे निराशाजनक परिणाम ही मिले। उसके दोनों सहयोगियों के चेहरे उसके दिमाग में कौंध गए। कॉनर ने मन ही मन उन्हें कोसा, क्योंकि उन दोनों ने उसकी सारी मेहनत का फायदा उठाया था और दक्षिणी महाद्वीप पर शासन करने वाले 4 गुटों में से 3 को बहुत कम प्रयास से ही जीत लिया था। जब बर्थोल्ड और एलेसियो उससे मिलने आए, तो उनकी आंखों में उपहास और तिरस्कार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उस समय उसका मन कर रहा था कि वह उनकी आंखें निकाल ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि उन दोनों से एक साथ लड़ना बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम था। कॉनर बेहद असहाय महसूस कर रहा था। वह समझ गया था कि अगर एलेसियो और बर्थोल्ड हेलेन साम्राज्य पर कब्जा करने में सफल हो गए, तो वे उसे नहीं छोड़ेंगे। उसके पास केवल 2 ही विकल्प थे, या तो भाग जाना या उनसे लड़ना। हेलन साम्राज्य को उसके हाल पर छोड़ने में उसकी हिचकिचाहट का एकमात्र कारण ये था कि अथक खोज के बाद भी अमर भूमि मिलने की संभावना थी। ये सोचकर ही उसके दांत दुखने लगते थे कि उसके 2 परिचितों को साम्राज्य पर कब्जा करने के बाद कहीं गलती से गुप्त क्षेत्र न मिल जाए। इन सब बातों में उसे बस यही तसल्ली थी कि शपथ रक्षक कुंजी उसके हाथ में थी। बर्थोल्ड और एलेसियो अमर भूमि के अस्तित्व से अनभिज्ञ थे। अगर वे गलती से भी उस स्मारक को खोज लेते, तो वे बस यही सोचते कि यह सुदूर अतीत की कोई इमारत है। कुछ देर विचार करने के बाद उसने हेलन राजधानी लौटने से पहले कुछ और दिनों तक छिपी हुई घाटी की खोज जारी रखने का फैसला किया। अमरता के रहस्य को खोजने में वह पहले ही बहुत कुछ लगा चुका था, इसलिए वह अपनी खोज को बीच में छोड़ना नहीं चाहता था। इससे एस्ट और ब्रैंडन को हेलन साम्राज्य के बाहरी इलाके में बचे सभी जीवित लोगों को वापस ग्लैडियोलस की राजधानी शहर में लाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। अध्याय 412 अटलांटिस, नई सीमा। मेजबान बेस्टियरी को अटलांटिस की पहली मंजिल पर सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया है। साथ ही 1020 डोमेन और नए कालकोटरी के बीच संबंध सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है। विलियम उस समय वेंडी की गोद में दोपहर की झपकी ले रहा था, तभी सिस्टम ने उसे गोब्लिन क्रिप्ट, 1020 डोमेन और नए डंजन अटलांटिस के बीच सफल कनेक्शन के बारे में सूचित किया।
इससे उनकी सेना के सदस्यों को बिना किसी बाधा के उस नई सीमा तक यात्रा करने की अनुमति मिल गई जो उनका इंतजार कर रही थी। इयान और वेंडी को अभी भी अटलांटिस के बारे में पता नहीं था, और वह सिस्टम की प्रारंभिक तैयारियों के पूरा होते ही उन्हें इसके बारे में बताने और दिखाने की योजना बना रहा था। अब जब ये काम पूरा हो चुका था, तो उसके लिए अपने दो प्रेमियों के साथ अपना रहस्य साझा करने का समय आ गया था, जो उसे अपने साथ लिए बिना कालकोठरी अभियान पर जाने नहीं दे रहे थे। मैं तुम लड़कियों को कुछ दिखाना चाहता हूं, विलियम ने उठते हुए कहा। आप हमें क्या दिखाने वाले हैं? वेंडी ने पूछा। इयान, जो उनसे कुछ ही दूरी पर चाय पी रही थी, ने अपना सिर उठाकर विलियम की ओर देखा। वह पहले ही हाफ एल्फ के कुछ रहस्य देख चुकी थी। हालांकि विलियम कह रहा था कि वह वेंडी और उसे कुछ दिखाना चाहता है, इसका मतलब था कि यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसे पहले पता नहीं था। विलियम मुस्कुराया और अपनी दोनों प्रेमिकाओं की ओर हाथ बढ़ाया। दोनों लड़कियों ने भी उसका हाथ थाम लिया। विलियम जहां भी जाता, वे हर हाल में उसका साथ देती। विलियम द्वारा उन तीनों को 1000 बीस्ट डोमेन के अंदर टेलीपोर्ट करते ही दृश्य तुरंत बदल गया। ये पहली बार नहीं था जब वेंडी इस जगह पर आई थी, लेकिन विलियम की निजी सेना को अपने चारों ओर इकट्ठा देखकर उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। एक तरफ विशालकाय सफेद बैल, इर्चितु और मिनोटॉर जातियां खड़ी थीं। सेंटोर, जो पहले से ही अपने धनुष, बाण और भाले से सुसज्जित थे, तैयार खड़े थे। एंग्रे बर्ड्स और ब्लड ईगल, स्कैड रेज उनके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और प्रस्थान के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। मोहॉक और सरकोप्स बंदर खोखले कंक्रीट के ब्लॉकों को हाथों में पकड़े हुए जमीन पर बैठे थे। फेनरर और उसके ट्रोलहाउंड्स के चेहरों पर उत्साह का भाव था, क्योंकि उन्होंने उस लाल बालों वाले लड़के को देखा जिसका उन्होंने अनुसरण करने का फैसला किया था। कासोगोनगा और सोगलाव भी वहां मौजूद थे। वे दोनों निश्चित रूप से साथ जाने और ये देखने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे कि नया कालकोटरी कैसा है। एला और बाकी एंगोरियन आइबेक्स भी जाने के लिए बेताब थे। 1000 बीस्ट डोमेन के नए निवासी अर्थात ब्लैक विंग्ड पैंथर्स, सुप्रीम किलर कोआ, क्रिम्सन कैवन वुल्फ स्पाइडर भी इस अभियान पर निकलने के लिए एकत्रित हुए थे। जहां तक गोब्लिन की बात है, वे अभी भी गोब्लिन क्रिप्ट के अंदर थे और विलियम के उन्हें बुलाने का इंतजार कर रहे थे। वेंडी ने इस विशाल सैन्य बल को विस्मय और प्रशंसा से देखा। वे सभी उसके प्रेमी के अधीनस्थ थे और ये देखकर उसे गर्व महसूस हुआ। विलियम के अपने रहस्य उससे साझा करने की इच्छा देखकर वेंडी बहुत खुश थी। अनजाने में ही वेंडी ने विलियम का हाथ और कसकर पकड़ लिया, और विलियम ने भी उसका हाथ हल्के से दबाया, जिससे वेंडी को सुकून मिला। मैंने आज आप सबको इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि हम एक नए कालकोटरी की खोज करने जा रहे हैं, विलियम ने वेंडी और इयान का हाथ छोड़ते हुए घोषणा की। इस कालकोटरी में 100 मंजिलें हैं और मुझे यकीन है कि इसकी सभी मंजिलों को पार करना आसान काम नहीं होगा। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि चाहे कितना भी समय लगे, हम इसे अवश्य जीत लेंगे। विलियम की घोषणा पर जयकारे, गर्जना, चीख पुकार और अनुमोदन की आवाजें गूंज उठीं। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर एक विशालकाय पोर्टल प्रकट हो गया। यह पोर्टल अटलांटिस के कालकोटरी के पहले तल की ओर जाता था और उसके झुंड और राजा की सेना के सदस्य उत्सुकता से उसे देखने लगे। सब लोग चलो चलें, विलियम ने आदेश दिया। फिर वह स्टॉर्मकॉलर को हाथों में लिए पोर्टल की ओर चल पड़ा। वेंडी और इयान उसके बगल में शील्ड मेडेंस की तरह चल रहे थे, मानो अपने चुने हुए योद्धा को युद्ध में साथ दे रहे हों। इसके बाद एला और वॉर आइबेक्स आए। वे विलियम की मुख्य टीम के सदस्य थे और उनकी भूमिका हमेशा उसके साथ रहने की थी। फेनरर और ट्रोलहाउंड्स पोर्टल से गुजरने वाले अगले प्राणी थे। विलियम ने पहले ही अपनी सेना में उनके स्थान निर्धारित कर दिए थे, और ट्रोलहाउंड्स विलियम की सेना के अग्रिम दस्ते के रूप में कार्यरत थे। पोर्टल में प्रवेश करने वाली अगली प्रजाति मिनोटॉर जाति थी। वे विलियम की भारी पैदल सेना थे जो उसके दुश्मनों पर हमला करके उन्हें अपने पैरों तले रौंद देंगे। इसके बाद सरकोप्स बंदर और सेंटोर जाति के लोग आए। वे विलियम की सेना की दूरस्थ टुकड़ियां थीं जो अपने दुश्मनों पर दूर से हमला करती थीं। एक जोरदार चीख के साथ स्कैड रेज एंग्रे बर्ड्स के साथ पोर्टल में प्रवेश कर गया। वे विलियम के हवाई समर्थन के रूप में काम करते थे, जो जरूरत पड़ने पर आकाश से हमला करते थे। सिस्टम ने विलियम को पहले ही सूचित कर दिया था कि अटलांटिस का तहखाना उच्च श्रेणी का था। प्रत्येक तल बहुत विशाल था और उसमें एक आकाश भी था जो उड़ने वाले जीवों को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता था। इससे यह साबित हो गया कि यह कालकोटरी निश्चित रूप से गोब्लिन क्रिप्ट जैसी सामान्य कालकोटरियों से अलग थी, जिनमें केवल ऊंची छत होती थी। पसोगलाव मुस्कुराते हुए पोर्टल के अंदर चला गया। वह उसमें छिपे खजानों को खोजने के लिए उत्सुक था। दूसरी ओर कासुगोनगा, ब्लैक विंग टाइगर्स की प्रमुख पैंथरेस, शल्ला की पीठ पर बैठा था।
पैंथर्स का नेता पहले से ही उस नन्ही इंद्रधनुषी रंग की अर्धदेवी से परिचित था और उसने विलियम के साथ इस अभियान में शामिल होने के दौरान उसे उसकी पीठ पर सवार होने की अनुमति दी। सुप्रीम किलरकोआ और क्रिम्सन कैवन वुल्फ स्पाइडर पोर्टल में प्रवेश करने वाले अंतिम जीव थे। उन्होंने विलियम की रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य किया। फिलहाल विलियम ने इस अभियान में गोब्लिन को शामिल न करने का फैसला किया। उन्हें अप्रत्याशित घटना की स्थिति में तैयार रहने के लिए कहा गया। विलियम ने अटलांटिस के कालकोठरी को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। 100 मंजिलों वाली और एसएसआर कालकोठरी के रूप में रेटेड इस कालकोठरी में निश्चित रूप से एक असंख्य राक्षस ही अंतिम बॉस होगा। सिस्टम ने विलियम को यह भी बताया कि इस बात की बहुत कम संभावना है कि एटलांटिस डंजन का अंतिम बॉस एक मायरी बीस्ट के बजाय एक स्यूडो डेमीगॉड हो। विलियम सिस्टम के अनुमान से सहमत था। अटलांटिस एक पौराणिक कालकोठरी थी। इतनी शक्ति वाले प्राणी का 100 मंजिला कालकोठरी का सर्ग न होना कोई असंभव बात नहीं थी। इससे उसे अमर भूमि में रहने वाले ड्रैकोलिच की याद आ गई, जो एक छद्म देवता था। अच्छी बात सिर्फ ये थी कि ड्रैकोलिच कैद में था और कुछ और वर्षों तक उसी हालत में रहेगा। विलियम को उम्मीद थी कि जब वह समय आएगा तो वह इतना मजबूत होगा कि देवताओं के युग से जीवित रहे किसी प्राणी से लड़ सके। अध्याय 413 सागर का संप्रभु। विलियम ने अपने ऊपर फैले साफ नीले आकाश को एक क्षण के लिए देखा, फिर सामने दलदली भूमि की ओर देखने लगा। जैसा कि सिस्टम ने उसे बताया था, कालकोठरी का पहला तल बहुत विशाल था और मीलों तक फैला हुआ था। उसके स्टेटस पेज पर मौजूद नक्शा अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ वह धीरे धीरे साफ होता जा रहा था। स्कैड्रेज और एंग्रे बग्स कालकोठरी के पहले तल का पता लगाने के लिए अलग अलग दिशाओं में बंट गए थे। इससे विलियम और सिस्टम को उन राक्षसों के पहले समूह की पहचान करने में मदद मिली जिनका उन्हें सामना करना था। जब विलियम ने कालकोठरी के पहले तल पर पैदा हुए राक्षसों को देखा तो वह अपने होठों को फड़कने से नहीं रोक सका। कारण वह इस राक्षस से काफी परिचित था, क्योंकि यह ज्यादातर आरपीजी गेम्स में शुरुआती खिलाड़ियों द्वारा सामना किया जाने वाला एक आम राक्षस था। स्लाइम्स, विलियम ने बुदबुदाया। नीले स्लाइम्स। विलियम ने जेली जैसे दिखने वाले उन जीवों को देखा जो बहुत धीरे धीरे उनकी ओर आ रहे थे। उसे अभी भी उनकी क्षमताओं का पता नहीं था, लेकिन अगर उसका अनुमान सही था तो ये निम्न स्तर के राक्षस उनके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं होंगे। फेनर और ट्रोलहाउंड्स तुरंत आगे बढ़कर स्लाइम्स से भिड़ गए। ट्रोलहाउंड्स ने उन्हें काट लिया और नीले स्लाइम्स उनके जबड़ों में जेली की तरह फट गए। प्राप्त अनुभव अंक 1। विलियम इस नतीजे से हैरान नहीं था। आखिरकार एक अकेला स्लाइम इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं दे सकता था, खासकर उनकी मौजूदा संख्या को देखते हुए। इसलिए हाफ एल्फ, उसके परिवार, उसके झुंड और उसके राजा की सेना के सदस्यों द्वारा इस कालकोठरी के अंदर राक्षसों को मारकर अर्जित किए गए कोई भी अनुभव अंक स्वचालित रूप से उन सभी के बीच साझा किए जाएंगे। जाओ और पहली मंजिल की छानबीन करो, विलियम ने आदेश दिया। आप सभी 4 या उससे अधिक लोगों के समूह बना लें। अगर आपको कुछ भी संदिग्ध लगे तो मुझे बता देना। राजा की सेना के सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की और उन्होंने कालकोठरी के पहले तल का पता लगाने के लिए अपनी अपनी टीमें बनाई। एला विलियम, इयान और वैंडी के साथ रहने के लिए वहीं रुक गई। यह एक नया कालकोठरी था और उसे हाफ एल्फ को पीछे छोड़ना सुरक्षित नहीं लग रहा था। जब वे चारों आगे बढ़ने की दिशा चुनने ही वाले थे, तभी सिस्टम ने विलियम को सूचित किया कि कालकोठरी से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कालकोठरी से बाहर निकलने का रास्ता बाहरी दुनिया की ओर खुलता था। ये कालकोठरी की दूसरी मंजिल तक जाने वाले रास्तों या सीढ़ियों से बिल्कुल अलग था। विलियम ने बिना किसी झिझक के अपने समूह को निकास द्वार की ओर ले गया। कालकोठरी के आकाश में उड़ते हुए इंद्र पक्षियों ने ही सबसे पहले निकास द्वार का पता लगाया। जब विलियम उस स्थान पर पहुंचा तो उसने एक चमकदार टेलीपोर्टेशन गेट देखा जो समय के बीतने से अछूता प्रतीत हो रहा था। उसे नहीं पता था कि कालकोठरी कितनी पुरानी थी, लेकिन उसके सामने जो संरचना थी वह इतनी साफ सुथरी थी कि उसे अटलांटिस के बारे में अपनी समझ पर संदेह होने लगा। फिर भी वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि अटलांटिस बाहर से कैसा दिखता है। विलियम ने एला, इयान और वैंडी की ओर देखते हुए कहा, मेरे पास रहो। मुझे नहीं पता इस द्वार के उस पार क्या है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हम साथ रहेंगे। एला, इयान और वैंडी ने एक साथ सिर हिलाया। विलियम ने टेलीपोर्टेशन गेट की ओर एक कदम बढ़ाने से पहले गहरी सांस ली। एला, इयान और वैंडी उसके पीछे पीछे चले। टेलीपोर्टेशन गेट का उपयोग करने के तुरंत बाद महसूस होने वाली थोड़ी सी असुविधा के बाद विलियम, एला, इयान और वैंडी ने खुद को एक ऐसी संरचना पर खड़ा पाया जहां से एक गुंबददार शहर दिखाई दे रहा था जो पानी में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था।
उनके सिर के ऊपर का पानी रात की तरह काला था, लेकिन ऊपर तैरती मछलियां अपने प्रकाश स्रोत से चमक रही थीं। यह दृश्य इतना अवास्तविक लग रहा था कि विलियम के बगल में खड़ी दोनों महिलाएं इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर सदमे से अपनी सांसें रोक नहीं पाईं। हालांकि विलियम को अपनी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल खड़े होने का एहसास हुआ, क्योंकि उसने एक शक्तिशाली उपस्थिति को महसूस किया जो उनकी दिशा में देख रही थी। उसी समय चमकती हुई मछलियां इधर उधर बिखर गईं और ऐसे तैरने लगीं मानो किसी चीज से भाग रही हो। जीवन का स्रोत खो जाने के कारण प्राचीन शहर अंधेरे में डूब गया। अचानक इयान का शरीर चमक उठा और वह अपने असली रूप में लौट आए। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव छा गए, लेकिन ये क्षण भर के लिए ही रहे। उसका खूबसूरत चेहरा अचानक भावहीन हो गया और वह विलियम की ओर मुड़ गई। तुम कौन हो? ऐश ने एक ऐसी आवाज में पूछा जो उसकी आवाज से मेल नहीं खाती थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐशे के होठों से निकली आवाज इतनी पुरानी और कर्कश थी कि मानो वह बहुत कर्कश लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज के मालिक ने बहुत समय से किसी से बात नहीं की हो और उसे शब्दों को ठीक से बोलने में कठिनाई हो रही हो। फिर भी उस आवाज में एक प्रकार का भय था जो जवाब मांग रहा था। ऐशे के ठीक पीछे अंधेरे में एक विशाल चमकती लाल आंख प्रकट हुई। जैसे ही ऐशे ने अपने सवाल दोहराने के लिए अपने होंठ खोले, यह विशाल आंख विलियम पर नीचे की ओर देखने लगी। तुम कौन हो? ऐशे ने पूछा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एला ने विशालकाय आंख की ओर देखा और उसे घूर कर देखा। तुरंत ही विशालकाय आंख के स्वामी ने अपना ध्यान उस बकरी पर केंद्रित कर लिया जो उस लाल बालों वाले लड़के के बगल में खड़ी थी जिससे वह बात कर रही थी। आधे मिनट बाद उसने अपना ध्यान फिर से विलियम पर केंद्रित किया। इस बार ऐश की आवाज पहले जितनी डरावनी नहीं थी, फिर भी वह जवाब मांग रही थी। मेरा नाम विलियम है और जिस स्त्री पर अभी तुम्हारा कब्जा है वह मेरी प्रेमिका है, विलियम ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। वह समझ गया था कि यह राक्षस बहुत शक्तिशाली है, इसलिए इसे शत्रु बनाना नामुमकिन था। अगर आप उसे हमसे संवाद करने का माध्यम न बनाएं तो मुझे अच्छा लगेगा, विलियम ने विनती की। मुझे पूरा विश्वास है कि आप चाहे जो भी भाषा इस्तेमाल करें, मैं आपसे बात कर सकता हूं। विलियम को समझ नहीं आ रहा था कि यह प्राणी ऐश की चेतना और शरीर पर कैसे कब्जा करने में सक्षम हो गया। लेकिन ऐश के भावहीन चेहरे को अपनी ओर देखते हुए देखकर उसका दिल दुख से भर गया। विलियम की बातें सुनकर वह प्राणी कुछ देर तक सोचता रहा। कुछ क्षण बाद उसने ऐश पर अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिससे ऐश बेहोश हो गया। विलियम ने जल्दी से अपनी जलपरी प्रेमिका को पकड़ा और उसे कसकर गले लगा लिया। उसने तुरंत एक गुलाबी लॉलीपॉप बनाए और बिना किसी औपचारिकता के उसे उसके मुंह में रख दी। यही एकमात्र उपाय था जिससे ऐश को उसके वश में होने के दौरान हुई किसी भी परेशानी का इलाज हो सकता था। सिस्टम ने उसके शरीर की जांच करके उसके महत्वपूर्ण संकेतों का भी पता लगाया। कई परीक्षण करने के बाद सिस्टम ने विलियम को आश्वस्त किया कि ऐश केवल बेहोश हुई थी क्योंकि उसके शरीर और मानसिक स्थिति के सभी माप सामान्य थे। विलियम ने राहत की सांस ली और ऐश को गोद में उठा लिया। फिर उसने अटलांटिस के गुंबद के बाहर से उन्हें लगातार देख रही विशाल लाल आंख की ओर देखा। उस अंधेरे और सन्नाटे भरे संसार में विलियम के कानों तक क्लिक करने जैसी आवाजों की एक श्रृंखला पहुंची। वह जानवर बिना किसी माध्यम के अपनी ही भाषा में उससे संवाद कर रहा था। विलियम की वाइल्ड एम्पैथी मिथिक नामक क्षमता के कारण वह समझ गया कि वह प्राणी क्या कहना चाह रहा था। हालांकि उसने तुरंत जवाब नहीं दिया क्योंकि वह अपनी मूल्यांकन क्षमता द्वारा दी गई जानकारी को देखने में व्यस्त था। लेविथान, अटलांटिस का संरक्षक, सागर का संप्रभु, अर्धदेव, आदिम जानवर, खतरे का स्तर, आपदा उच्च। इसे झुंड में शामिल नहीं किया जा सकता। प्रश्नवाचक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जानकारी पढ़ने के बाद विलियम को लगा जैसे उसे सिरदर्द होने वाला है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अटलांटिस की यात्रा मात्र से ही उसका सामना हेस्टिया की दुनिया में रहने वाले सबसे मायावी अर्धदेवों में से एक से हो जाएगा। अध्याय 414, ऐश की स्वप्नलोक। क्लिक करने की आवाजों का सिलसिला खत्म होने के बाद विलियम ने लेविथान के सवाल का जवाब देने के लिए अपना सिर उठाया। विलियम ने कहा, हम पूरी तरह से संयोगवश कालकोठरी में आ गए। इसी वजह से हमने कालकोठरी के निकास द्वार के बाहर देखने का फैसला किया और अंततः यहां पहुंच गए। उस विशाल चमकती हुई लाल आंख ने विलियम पर अपना ध्यान केंद्रित किया।
कोई भी अर्धदेव से झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से लेविथान ये जान गया कि विलियम सच बोल रहा है। लेविथान द्वारा एक और प्रश्न पूछे जाने पर क्लिक करने की आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं। हमारा यहाँ आने का उद्देश्य कालकोठरी का अन्वेषण करना है, विलियम ने उत्तर दिया। यदि महामहिम नहीं चाहते कि हम कालकोठरी से बाहर निकले और शहर का अन्वेषण करें, तो हम महामहिम के निर्देशों का पालन करेंगे। विलियम का जवाब सुनकर लेविथन चुप हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वह विलियम और अपने क्षेत्र में घुस आए घुसपैठियों से निपटने का तरीका सोच रहा हो। 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट, 5 मिनट। उस थोड़े समय के बाद क्लिक करने की आवाजें फिर से आने लगती हैं। आप 100वीं मंजिल पार करने के बाद ही शहर में घूम सकते हैं। तब तक आपको कालकोठरी से बाहर कदम रखने की अनुमति नहीं है। जो भी मेरी अनुमति के बिना शहर में घूमने की कोशिश करेगा, मैं उसे मार डालूंगा। क्या मेरी बात स्पष्ट है? जी हाँ, महामहिम। विशालकाय आंख ने अपनी दृष्टि संकुचित की और नीली रोशनी की एक किरण ऐश पर पड़ी। विलियम ने अपनी बेहोश प्रेमिका को बचाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी उसके शरीर से होकर गुजर गई और जलपरी के शरीर को नीली रोशनी से नहला दिया। विलियम ने तुरंत सिस्टम को ये जांचने का काम सौंपा कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके निदान से जो परिणाम सामने आया वह ये था कि कुछ भी गलत नहीं था। वो एक शक्तिशाली देवता के श्राप के अधीन है। मैंने क्षतिपूर्ति के रूप में उसके शरीर से श्राप को पूरी तरह से हटाने की योजना बनाई थी, लेकिन यह संभव नहीं है। इसलिए मैंने उसे अटलांटिस की सीमाओं के भीतर रहने पर अपने वास्तविक रूप को बनाए रखने की क्षमता प्रदान करने का निर्णय लिया है। याद रखें, अंतिम तल को पार करने तक आप में से किसी को भी कालकोठरी से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। लेविथान ने इला पर एक संक्षिप्त नजर डाली और फिर तैरकर दूर चला गया। अगर बात सिर्फ विलियम की होती तो वह शिष्टाचार दिखाने की जहमत भी नहीं उठाता, लेकिन वह तो सिर्फ एक अर्धदेव था। अगर विलियम के बगल में बैठी छिपी हुई देवी बाद में उससे बदला लेने के लिए आती, तो लेविथान उसका कोई प्रतिरोध नहीं कर पाता। इसी वजह से उसने समझौता किया और विलियम को उसके किसी करीबी व्यक्ति को अपने कब्जे में रखने के अपने लापरवाह कृत्य के लिए मुआवजा दिया। एला ने शांत भाव से लेविथन को जाते हुए देखा। उसका दोनों पक्षों के लिए मुश्किलें पैदा करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उस अर्धदेव ने पहले ही समझौता कर लिया था। साथ ही कुछ प्रतिबंध भी थे जिनके कारण वह अपने देवी रूप का बार बार उपयोग नहीं कर सकती थी। विलियम एशे की हालत को लेकर चिंतित था, इसलिए उसने तुरंत एला और वैंडी को अपने पीछे आने का इशारा किया और वे उस टेलीपोर्टेशन गेट की ओर चलने लगे जो उन्हें वापस कालकोठरी में ले जाएगा। कालकोठरी की पहली मंजिल पर कदम रखते ही विलियम ने अपनी सेना से संपर्क किया और उन्हें बताया कि वह 1000 जानवरों के क्षेत्र में वापस जा रहा है। उसने उन सभी को कालकोठरी से बाहर ले जाने वाले टेलीपोर्टेशन गेट का उपयोग करने से मना किया। विलियम ने अर्धदेवता के साथ हुई अपनी बातचीत का जिक्र करना नहीं भूला। इसी वजह से विलियम के अधीन सभी लोग टेलीपोर्टेशन गेट से ऐसे बचते थे जैसे वह कोई बीमारी हो। अर्धदेवता से आने वाला खतरा कोई मजाक नहीं था। सभी ने वादा किया कि वे 9वीं मंजिल तक ही खोजबीन करेंगे और कालकोठरी के स्वामी को चुनौती देने से पहले विलियम के लौटने का इंतजार करेंगे। विलियम उनकी योजना से सहमत हो गया, क्योंकि वह भी कालकोठरी की शुरुआती कुछ मंजिलों पर पैदा होने वाले राक्षसों के प्रकारों के बारे में जानना चाहता था। अपने आदेश देने के बाद वह वैंडी और एला के साथ 1000 बीस्ट डोमेन लौट आया। वह तुरंत महान सरदार के निवास पर नहीं लौटा। इसके बजाय वह एशे को डोमेन के भीतर स्थित विला में ले गया। ये वही घर था जिसे विलियम ने गॉड शॉप से खरीदा था ताकि डोमेन में आने पर वह वहां ठहर सके। हालांकि सिस्टम ने उसे आश्वासन दिया था कि ऐश सिर्फ बेहोश हुई है, फिर भी वह खुद उसकी हालत देखना चाहता था। फिलहाल एशे अभी भी अपने मत्स्यांगना रूप में थी और उसके जल्द ही अपने सीलबंद रूप में लौटने के कोई संकेत नहीं थे। विलियम ने अपना माथा उसके माथे से सटाया और सिंक्रोनाइजेशन की कोशिश की, लेकिन ये कारगर नहीं हुआ। एशे इस समय गहरी नींद में थी और संभवतः लेविथान द्वारा उसे प्रदान की गई शक्ति सफल सिंक्रोनाइजेशन में बाधा बन रही थी। इसी कारण विलियम ने दूसरा सबसे अच्छा विकल्प चुना, उसके सपने में प्रवेश करना। विलियम ने वैंडी से कहा, जो उसे चिंता से देख रही थी, मुझे नहीं पता मैं कब जागूंगा, लेकिन निश्चिंत रहो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। और चिंता मत करो, वह ठीक रहेगी। वैंडी ने सिर हिलाते हुए कहा, सावधान रहना। वह जानती थी कि विलियम उन्हें कुछ भी नहीं होने देगा, इसलिए उसने उसे उसकी योजना से नहीं रोका। विलियम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ड्रीम वॉकर नामक अपनी इनक्यूबस क्षमता को सक्रिय कर दिया। इससे उसे किसी व्यक्ति के सपने में प्रवेश करने और उसे कुछ हद तक नियंत्रित करने की क्षमता मिली। हालांकि वह सपने की दिशा को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकता था।
वेंडी के स्वप्नलोक में जो हुआ वह एक विशेष मामला था। वे पहले से ही अपने वयस्क रूप में थे, इसलिए उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्वप्नलोक को बदलने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। विलियम एक अंधेरी और लंबी सुरंग से गुजरा। उसे सुरंग के अंत में एक तेज रोशनी दिखाई दी। लाल बालों वाला लड़का धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा, क्योंकि जिस स्वप्न सुरंग में वह चल रहा था वह ज्यादा स्थिर नहीं थी। अगर विलियम जबरदस्ती ऐश के स्वप्नलोक की ओर बढ़ने की कोशिश करता है तो संबंध टूट सकता है और उसका दूसरा प्रयास पहले से 2 गुना कठिन होगा। जब विलियम आखिरकार सुरंग के अंत तक पहुंचा तो उसने खुद को एक साफ नीली झील के सामने खड़ा पाया। विलियम अपनी जलपरी प्रेमिका को ढूंढने से पहले ही उसे अपने पीछे से आते कदमों की आहट सुनाई दी। विलियम ने ठीक समय पर पीछे मुड़कर देखा तो चांदी जैसे बालों वाला विलियम सीधे उसके ऊपर से गुजर गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह एक अलौकिक अवस्था में है। सफेद बालों वाला विलियम ऐसे झील की ओर चल पड़ा मानो कुछ हुआ ही न हो। वह झील के किनारे पहुंचकर ही रुका। मैं शूरवीर बनने की परीक्षा देने आया हूं, चांदी जैसे बालों वाले विलियम ने घोषणा की। मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे एक कार्य सौंपें। उसकी आवाज झील के पार गूंज रही थी और वह जवाब का इंतजार कर रहा था। विलियम ने अपनी बाहों को सीने पर बांधते हुए भौहें सिकुड़ी। सपने में खुद को इस वयस्क रूप में देखकर वह हैरान था, लेकिन चूंकि वह सिर्फ एक दर्शक था इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता था। स्वाभाविक रूप से वह स्वयं प्रकट होकर अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकता था, लेकिन उसने ऐसा न करने का विकल्प चुना। उसे यह आशंका सता रही थी कि जिस लड़की की वह तलाश कर रहा है वह जल्द ही प्रकट होगी। जैसे ही वह ये सोच रहा था, झील का निर्मल और शांत जल हलचल मचाने लगा। कुछ ही क्षणों बाद नीले बालों और बैंगनी आंखों वाली एक सुंदर महिला उसके केंद्र से प्रकट हुई। विलियम ने उसे तुरंत ऐश के रूप में पहचान लिया। एकमात्र अंतर यह था कि वह अपने वयस्क रूप में थी, ठीक उसी तरह जैसे उसके सपनों में वाल्किरी कैप्टन वेंडी थी। हे मनुष्य, जिसने अभी अभी अपनी युवावस्था की रस्म पूरी की है, क्या तुम वाकई नाइट बनने के लिए तैयार हो? विलियम के कानों में वह शांत और गर्व भरी आवाज गूंजी और उसने ऐश के इस वयस्क रूप को एक नए नजरिए से देखा। उसके सामने खड़ी ऐश के चेहरे पर एक ठंडा और उदासीन भाव था, जब वह उस नश्वर युवक को घूर रही थी जो नाइट बनने का सपना देख रहा था। जी हाँ, चांदी जैसे बालों वाले विलियम ने कहा। झील की देवी, कृपया मुझे एक कार्य सौंपें। अध्याय 415, झील की महिला। अलौकिक सौंदर्य से परिपूर्ण वह स्त्री स्थिर कदमों से विलियम की ओर बढ़ी। वह पानी की सतह पर ऐसे चल रही थी मानो जमीन पर चल रही हो। जब वह चांदी जैसे बालों वाले विलियम से मात्र 10 मीटर दूर थी, तब वह रुकी और उसने अपना हाथ उठाया। अगर तुम एक साधारण इंसान होते तो मैं तुम्हें एक आसान सा काम सौंप देता, एशे ने उसी भावहीन ठंडी आवाज में कहा। दुर्भाग्य से तुम साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हारी रगों में पेंड्रैगन का खून बहता है, इसलिए साधारण काम तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। महामहिम, आप मुझे जो भी कार्य सौंपेंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। बहुत खूब, युवा पेंड्रैगन। चूंकि यह एक खोज है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, तो तुम्हें वह खोज जरूर मिलेगी। एशे और चांदी के बालों वाले विलियम के बीच एक जल दर्पण प्रकट हुआ। जल्द ही दर्पण की सतह पर एक बौने की छवि दिखाई दी, जो गहरी नींद में प्रतीत हो रहा था। एल्व्स के निवास स्थान अल्फहेम की भूमि में एसिडिया नाम की एक लड़की रहती है, एशे ने शांत भाव से कहा। तुम्हारा काम उसे वायलेट एवर गार्डन में लाना है, जहां वह अपना शेष जीवन व्यतीत करेगी। इस कार्य को पूरा करने के बाद तुम मेरे पास लौटकर अपना पुरस्कार और मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। चांदी जैसे बालों वाले विलियम ने पानी के दर्पण में सोई हुई परी को देखा और उसकी छवि को अपनी स्मृति में अंकित कर लिया। लाल बालों वाला विलियम अपने वयस्क रूप के सामने चला और उसने दर्पण में देखा। वहां उसने एक सोई हुई परी को देखा जिसके बहुत लंबे सुनहरे बाल जमीन तक फैले हुए थे। पानी के दर्पण की सतह पर रेपुंजेल जैसी दिखने वाली स्लीपिंग ब्यूटी को देखकर विलियम के होठों के कोने फड़क उठे। किसी अज्ञात कारण से उसे लगा कि सो रही लड़की उसे जानी पहचानी लग रही है। हालांकि लाख कोशिश करने के बावजूद वह याद नहीं कर पा रहा था कि वह कौन थी। फिर भी गुलाबों के बिस्तर पर शांति से सो रही सुनहरे बालों वाली लड़की से आ रही जानी पहचानी अनुभूति ने उसके दिल को पीड़ा पहुंचाई। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है। फिर भी विलियम को पूरा यकीन था कि वह उसे जानता है। जब विलियम गहरी सोच में डूबा हुआ था, तभी वयस्क विलियम ने लेडी ऑफ द लेक से पूछा कि वह मिडगार्ड से अल्फहेम कैसे पहुंचेगा। लाल बालों वाले विलियम ने ऐश के जवाब को सुनने के लिए फिलहाल सो रही एल्फ लड़की के मुद्दे को एक तरफ रखने का फैसला किया। पूर्व में रिजफेल ग्रोव के भीतर गहराई में एक पुराना ओक का पेड़ स्थित है, एशे ने उत्तर दिया।
ये जंगल का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पेड़ है, इसलिए आप इसे तुरंत पहचान लेंगे। 9वें महीने के 9वें दिन के 9वें घंटे में मिडेगार्ड और अल्फहेम के बीच एक पोर्टल उस पुराने ओक के पेड़ के आधार पर प्रकट होगा। आप इस मार्ग से अल्फहेम में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि यह मार्ग साल में केवल एक बार खुलता है। यदि आप मिडेगार्ड लौटना चाहते हैं तो आपको 9वें महीने के 9वें दिन के 9वें घंटे में लौटना होगा और एक बार फिर दोनों लोगों के बीच बने पुल को पार करना होगा। सफेद बालों वाले विलियम ने धन्यवाद कहा और उस महिला को अलविदा कहा जो उन्हें ठंडी निगाहों से देख रही थी। लाल बालों वाला विलियम सोच में डूबा हुआ अपनी ठुड्डी सहलाते हुए अपने वयस्क रूप को दूर जाते हुए देखता रहा। क्या ये सपने आपस में जुड़े हुए हैं? विलियम ने सोचा, या फिर ये महज एक संयोग है? असगार्ड, मिडेगार्ड और अब अल्फहेम। विश्व वृक्ष यग्गdrasil के भीतर स्थित ये तीनों लोग विलियम के लिए परिचित और अपरिचित दोनों थे। उसने नॉर्स पौराणिक कथाओं के बारे में थोड़ा बहुत सीखते समय इनके बारे में सुना था, लेकिन उसका ज्ञान सतही था। उसे सिर्फ ओडिन, थोर, फ्रेया और मिडेगार्ड के बारे में ही पता था। बाकी के बारे में उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मूर्ख! एक चिड़चिड़ी आवाज उसके कानों में पड़ी और विलियम ने जल्दी से लेडी ऑफ द लेक की ओर देखा जो सिल्वर हेयर्ड विलियम की ओर घूर रही थी। जब तुम 8 साल के थे तब मैंने तुम्हें डूबने से बचाया था, फिर भी तुमने मुझे पहचाना तक नहीं। झील की देवी का भाव विभोर हो गया और वह गुस्से से दांत पीसने लगी। तब तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लेकिन 10 साल बाद तुम मुझे पूरी तरह भूल गए। मुझे पता था कि इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम सब मंदबुद्धि मूर्ख हो जिन्हें सिर्फ वीरता और लड़ाई झगड़े का ज्ञान है। मेरी इच्छा है कि कोई गधा तुम्हारे सिर पर लात मारे। कुछ और अपशब्द कहने के बाद झील की देवी पानी की गहराई में लौट गई। झील एक बार फिर अपनी शांत अवस्था में लौट आई, मानो पहले कोई घटना घटी ही न हो। विलियम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए उसने अपना सिर खुजाया। सपना खत्म होने वाला था और दुनिया धुंधली होती जा रही थी। इसका मतलब था कि ऐश अब जागने ही वाली थी। लाल बालों वाला लड़का ये देखने आया कि ऐश ठीक है या नहीं, इसलिए वह उसके सपने में प्रवेश कर गया। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे एक ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जिससे वह सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या सपनों का सपने होने के अलावा कोई और महत्वपूर्ण अर्थ भी होता है। योजक चिन्ह। एशे ने अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक जाने पहचाने कमरे में पाया। वह अभी भी आधी नींद में थी, लेकिन उसे 2 हाथों का आभास हो रहा था जो उसे बाईं और दाईं ओर से गले लगा रहे थे। क्या तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है? विलियम ने पूछा। क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? विलियम की आवाज में चिंता सुनकर ऐश की नींद टूट गई। ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में छाया धुंध धीरे धीरे छंट रही हो और इससे उसे सोचने समझने की क्षमता ज्यादा स्पष्ट हो गई। सिर में बस थोड़ा दर्द है, बाकी सब ठीक है, एशे ने जवाब दिया। मेरे साथ क्या हुआ? मुझे आखिरी बात जो याद है वो ये है कि मैं कालकोट्री से बाहर निकला था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। विलियम ने आह भरी और उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। उसे इस बात की राहत थी कि ऐश को केवल हल्का सिरदर्द था और किसी अर्धदेवता के वश में होने के कारण कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं थे। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, विलियम ने धीरे से कहा। फिर उसने कालकोट्री से निकलने और अटलांटिस शहर पहुंचने के बाद की सारी घटनाएं सुनाई। विलियम ने कुछ भी नहीं छिपाया और एशे को उस अर्धदेवता के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। आधे एल्फ ने उसे सपने के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह सपना सिर्फ एक बार आया था या नहीं। उसने एशे के सपनों को कई बार देखने की योजना बनाई, इससे पहले कि वह इस बारे में अपना फैसला सुनाए कि उसका सपना वेंडी के सपने से जुड़ा था या महज एक संयोग था। उसका इनक्यूबस जॉब क्लास अधूरा था, इसलिए उससे जुड़ी शक्तियां भी पूरी नहीं थीं। वह ड्रीम वॉकर के बजाय ड्रीम वीवर शक्ति का उपयोग केवल तभी कर पाता जब वह वयस्क हो जाता और देवी इरोस से बात करने के लिए किसी मंदिर में जाता। तब तक विलियम केवल अपनी इनक्यूबस शक्तियों का उपयोग करके किसी सपने को सूक्ष्मता से नियंत्रित कर सकता था और उसे अपने इच्छित परिणाम तक पहुंचा सकता था। इसके सफल होने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन फिर भी यह नदी की सतह पर पत्ते की तरह बह जाने से बेहतर था। प्रवाह के विरुद्ध लड़ने में असमर्थ और उसके साथ बहने के लिए विवश। अध्याय 416 कालकोट्री अंक। विलियम की लेविथान से मुठभेड़ के बाद वास्तविक दुनिया में 2 दिन बीत चुके थे। उसने अनुमान लगाया था कि अटलांटिस के कालकोट्री के तल काफी विशाल होंगे, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे वास्तव में कितने विशाल थे। वास्तविक दुनिया का एक दिन कालकोट्री के अंदर 3 दिनों के बराबर था। कालकोट्री के अंदर उन 6 दिनों में विलियम के झुंड और सेना ने केवल पहले 2 तलों का ही पूरी तरह से अन्वेषण किया था।
जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, पहला तल केवल कीचड़ जैसे राक्षसों से भरा हुआ था। हालांकि असली आश्चर्य की बात यह थी कि कालकोठरी की दूसरी मंजिल पर कुछ निम्न गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियां उग रही थीं। ये जड़ी बूटियां बाजार में काफी आम थीं, लेकिन विलियम को यह उम्मीद नहीं थी कि ऐसी जड़ी बूटियां कालकोठरी के अंदर भी उगेंगी। इन जड़ी बूटियों को मिलाकर छोटी मोटी औषधियां बनाई जा सकती थीं। ये औषधियां विलियम की एक लाल लॉलीपॉप के बराबर थीं। हालांकि इनका असर बहुत कम था, फिर भी बड़ी मात्रा में ये औषधियां उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती थीं। इसके अतिरिक्त इन औषधियों को उसके क्षेत्र में लगाए गए ड्रैगन ब्लड ट्री के रस के साथ मिलाकर अधिक शक्तिशाली उपचार औषधियां बनाई जा सकती थीं, जिनके उपचार प्रभाव अधिक शक्तिशाली होते थे। यह विलियम के लिए एक अप्रत्याशित वरदान था, इसलिए उसने गोब्लिनों को नियमित रूप से इन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने और उन्हें थाउजेंड बीस्ट डोमेन के भीतर स्थित अपने विला के पास के गोदाम में लाने का काम सौंपा। एक और बात जिसने विलियम को खुश किया, वह थी सिस्टम नोटिफिकेशन, जिसने उसे सूचित किया कि उसका गोब्लिन क्रिप्ट अब अपग्रेड प्राप्त करने के लिए तैयार है। गोब्लिन क्रिप्ट को हासिल करने के बाद विलियम कालकोठरी का स्वामी बन गया, जिससे उसे कालकोठरी पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया। इस सिस्टम ने विलियम के लिए एक नई सुविधा भी पेश की थी, जिसे डंजन पॉइंट्स कहा जाता था। हर दिन गोब्लिन क्रिप्ट्स और डंजन पॉइंट्स उत्पन्न करता था। इन पॉइंट्स की मदद से विलियम डंजन को अपनी इच्छानुसार किसी भी तरह से पुनर्गठित कर सकता था। वह नए तल जोड़ सकता था, जाल बिछा सकता था और यहां तक कि डंजन के अंदर गोब्लिन के प्रकट होने की दर को भी नियंत्रित कर सकता था। उसके पास गोब्लिन क्रिप्ट के लिए उपयुक्त नए राक्षसों को जोड़ने की शक्ति भी थी। सिस्टम ने विलियम को यह भी बताया कि कालकोठरी में जितनी अधिक मंजिलें होंगी, उससे प्रतिदिन उतने ही अधिक कालकोठरी अंक प्राप्त होंगे। योजक चिन्ह 10 मंजिलें इक्वल्स 50 डीपी, 20 मंजिलें इक्वल्स 75 डीपी, 30 मंजिलें इक्वल्स 100 डीपी, 40 मंजिलें इक्वल्स 500 डीपी, 50 मंजिलें इक्वल्स 2000 डाउन पेमेंट, 60 मंजिलें इक्वल्स 10,000 डाउन पेमेंट, 70 मंजिलें इक्वल्स 30,000 डाउन पेमेंट, 80 मंजिलें इक्वल्स 50,000 डाउन पेमेंट, 90 मंजिलें इक्वल्स 100,000 डाउन पेमेंट, 100 मंजिलें इक्वल्स 500,000 डाउन पेमेंट। योजक चिन्ह कालकोठरी अंक 2458। योजक चिन्ह विलियम ने अपने पास मौजूद डंजन पॉइंट्स की संख्या देखकर अपना सिर झुकाया। उसके अनुमान के अनुसार उसके पास केवल 200 डंजन पॉइंट्स होने चाहिए थे, क्योंकि दैनिक पॉइंट इनाम में केवल डंजन के बाहर बिताए गए दिनों को ही गिना जाता था। सिस्टम, मेरे पास इतने सारे डंजन पॉइंट्स क्यों हैं? विलियम ने पूछा। वह इस बात से काफी खुश था कि उसके पास उम्मीद से ज्यादा पॉइंट्स थे। उसने सिस्टम से यह जानने के लिए पूछा था कि ये पॉइंट्स कहां से आ रहे हैं। मेजबान, ऐसा लगता है कि अटलांटिस कालकोठरी के अंदर हम जितने भी राक्षसों को मारते हैं, हर एक के लिए हमें एक कालकोठरी अंक मिलता है। मेरा सिद्धांत यह है कि जब भी कोई गोब्लिन कालकोठरी के अंदर किसी को मारता है, तो वह स्वचालित रूप से कालकोठरी अंकों में परिवर्तित हो जाता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हम पूरी गोब्लिन सेना को अंधाधुंध हत्या करने के लिए छोड़ दें तो हम डंजन पॉइंट्स जमा कर सकते हैं? जी हाँ, इतना ही नहीं, बल्कि अनुभव अंक प्राप्त करने के साथ साथ गोब्लिनों की संख्या भी बढ़ेगी। ये तो एक तीर से दो निशाने हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। गोब्लिन क्रिप्ट की सेटिंग्स का जायजा लेते हुए विलियम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने ये जांचा कि उसमें कौन कौन से राक्षस शामिल किए जा सकते हैं। सिस्टम के साथ संक्षिप्त चर्चा के बाद उन्होंने गोब्लिन क्रिप्ट के अंदर राक्षसों के प्रकट होने के स्थानों में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया। प्रत्येक मंजिल पर राक्षसों के प्रकट होने की एक सीमा थी। इसका अर्थ ये था कि किसी विशेष कालकोठरी की मंजिल पर केवल एक निश्चित संख्या में राक्षस ही प्रकट हो सकते थे। एक बार यह सीमा पहुंच जाने पर कोई अन्य राक्षस फिर से प्रकट नहीं हो सकते थे, जब तक कि उनमें से कुछ राक्षसों को मार न दिया जाए। विलियम और सिस्टम ने विचार विमर्श पूरा करने के बाद कालकोठरी में एक और मंजिल जोड़ने का फैसला किया। नवनिर्मित 31वीं मंजिल गोब्लिन कुत्तों का घर होगी। योजक चिन्ह खतरनाक जिन कुत्ते। कालकोठरी प्राणी। खतरे का स्तर श्रेणी डी मध्यम। खतरनाक जिन कुत्ते रोगग्रस्त कुत्ते होते हैं जिनसे कोई भी संपर्क नहीं करना चाहता। उनकी भयानक गंध और हिंसक काटने के कारण वे सबसे परेशान करने वाले जीवों में से एक हैं, जिनसे साहसी लोग तब तक उलझना नहीं चाहते जब तक कि यह अंतिम उपाय न हो। योजक चिन्ह विलियम द्वारा खतरनाक गोब्लिन कुत्तों को गोब्लिन सेना में नवीनतम सदस्य के रूप में चुनने का कारण ये था कि वह इन कुत्तों को अपनी गोब्लिन सेना के लिए सवारी के रूप में उपयोग करना चाहता था। नोट: जी हाँ, ये डेंडरस है, डेंडरस नहीं। ये डेंडर शब्द पर आधारित एक शब्द खेल है। उत्तर के लिए गूगल से पूछें।
हालांकि अभी इनकी ऊंचाई सिर्फ 1 मीटर थी, लेकिन ये कुत्ते विकसित होकर 1.5 मीटर ऊंचे शक्तिशाली जीव बन सकते थे जिन्हें स्कवेंजर गोब्लिन डॉग्स के नाम से जाना जाता था। ये भी श्रेणी का जीव था जो लगभग किसी भी भूभाग पर अपनी तेज गति के लिए प्रसिद्ध था। अंत में इसका एक और विकास हुआ जिसे विकसियस नेदर हाउंड कहा जाता था, जिसने इन्हें क्लास ए बीस्ट बना दिया। ये हाउंड वास्तव में खूंखार शिकारी थे जो नरक के मैदानों में विचरण करते थे। 2 मीटर से अधिक ऊंचे ये हाउंड उच्च श्रेणी के राक्षसों के युद्ध वाहन के रूप में कार्य करते थे। विलियम के पास फिलहाल उन्हें उनके अंतिम रूप में विकसित करने के लिए उपयुक्त कालकोठरी नहीं थी। ये खूंखार नीदर हाउंड केवल नरक से आने वाली उमस भरी धुंध में ही जन्म ले सकते थे। तभी और केवल तभी ये शक्तिशाली राक्षसी कुत्ते अपनी पूरी क्षमता दिखा पाते। एटलांटिस कालकोठरी उनके बिल्कुल करीब थी, इसलिए विलियम को पूरा यकीन था कि खतरनाक गोब्लिन कुत्ते कम से कम अपने दूसरे रूप यानी स्केवेंजर गोब्लिन कुत्तों में तो विकसित हो ही जाएंगे। युद्ध में भाग लेने के लिए विलियम इससे बेहतर तैयारी नहीं कर सकता था। कालकोठरी में एक मंजिल जोड़ने की लागत 500 कालकोठरी अंक थी। कालकोठरी में प्रतिदिन 20 गोब्लिन कुत्तों को उत्पन्न करने के लिए अतिरिक्त 1500 कालकोठरी अंक लगते थे। विलियम ने अटलांटिस से और अधिक कालकोठरी अंक एकत्रित करने के बाद 31वीं मंजिल पर गोब्लिन कुत्तों के उत्पन्न होने की दर बढ़ाने की योजना बनाई। उसने अपने कालकोठरी में शामिल किए जा सकने वाले अन्य गोब्लिन राक्षसों को देखा था और उन्हें आजमाने में उसे काफी दिलचस्पी थी। उनमें से एक गोब्लिन पैलाडिन था जिसकी कीमत 1000 कालकोठरी अंक थी। कीमत वाकई बहुत ज्यादा थी, लेकिन इससे विलियम को एक शक्तिशाली गोब्लिन सम्राट मिल गया जो मिलेनियल रैंक के मध्य चरण में होगा। एक एक कदम बढ़ाते हुए विलियम ने सोचा और समय समय पर अपने डंजन पॉइंट्स को बढ़ते हुए देखा। हालांकि 1000 डंजन पॉइंट्स अभी उसकी पहुंच से बहुत दूर थे, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन उसकी शक्तिशाली गोब्लिन सेना किसी को भी डरा देगी। अध्याय 417 विलियम का तीसरा योद्धा। विलियम ने आगामी युद्ध के लिए उपचार औषधि का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के उद्देश्य से 1020 डोमेन के पूर्वी हिस्से में रोपने के लिए 5 और ड्रैगन ब्लड ट्री खरीदने के लिए 500 गॉड पॉइंट्स का निवेश किया। हालांकि वह लॉलीपॉप बनाना जारी रखेगा, लेकिन यह उसकी सेना के हर सदस्य के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसीलिए उसने उपचार सामग्री का भंडार करने को प्राथमिकता दी। इसके अलावा विलियम ने युद्ध के लिए आवश्यक अन्य विविध वस्तुओं को रखने के लिए 2 अतिरिक्त गोदाम खरीदे। प्रत्येक गोदाम की कीमत 100 गॉड पॉइंट्स थी। विलियम के सीमित संसाधनों के हिसाब से ये थोड़ा महंगा था, लेकिन वह जानता था कि इनकी आवश्यकता है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे इन्हें खरीद लिया। योजक चिन्ह ड्रैगन ब्लड ट्री प्रत्येक के लिए 100 गॉड पॉइंट्स। एक प्रकार का वृक्ष जो लाल रंग का रस उत्पन्न करता है जिसका उपयोग औषधि बनाने में किया जा सकता है। योजक चिन्ह ईश्वर अंक 700। योजक चिन्ह हमारे पास तीर और औषधि बनाने की सामग्री है। विलियम ने अपने द्वारा खरीदे गए 2 गोदामों की सूची की जांच करते हुए बुदबुदाया। सिस्टम क्या आपके पास कोई और सुझाव है? हमें गोब्लिन सेना के लिए हथियारों की आवश्यकता है। उनके हथियार बहुत ही साधारण हैं और एक नियमित सेना के हथियारों से कहीं घटिया हैं। विलियम ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया और सिर हिलाया। जानवरों जैसे राक्षसों को हथियारों की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनका शरीर ही उनका हथियार था। दुर्भाग्य से गोब्लिन सेना के पास ये सुविधा नहीं थी और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए उन्हें हथियारों से लैस होना जरूरी था। कोई सुझाव? हमारे पास अभी पर्याप्त गॉड पॉइंट्स नहीं है, लेकिन हम हेलन साम्राज्य की बैरकों पर छापा मार सकते हैं। उनके पास निश्चित रूप से हथियार होंगे। विलियम ने सिर हिलाया। हालांकि वह वर्तमान में अपनी सेना के लिए हथियार बनाने के लिए लोहार के कौशल का उपयोग कर रहा था, लेकिन वे केवल निम्न श्रेणी के हथियार थे जिनकी तुलना सैन्य श्रेणी के हथियारों से नहीं की जा सकती थी। हालांकि विलियम अभी भी अपने लोहार के काम को पूरी तरह से निखार रहा था क्योंकि वह चाहता था कि एक दिन ऐसा आए जब उसकी सेना के सदस्य बारबातोस द्वारा बनाए गए हथियारों के समान या उससे भी बेहतर गुणवत्ता वाले हथियारों से लैस हों। लाल बालों वाले लड़के ने लोंट के दयालु और स्नेहशील लोहार को याद करके एक बार फिर आह भरी। उसके बचपन के सारे काम बारबातोस ने ही किए थे और वे बहुत उच्च गुणवत्ता के थे। ठीक है, अब हमारे पास हथियार हासिल करने का एक तरीका है। क्या ऐसा कुछ और है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए? भोजन, पानी और दवा। मुझे नहीं पता कि अटलांटिस कालकोठरी में ऐसे जीव हैं जो भोजन के रूप में काम आ सकें, क्योंकि हमने अभी तक केवल पहले 3 तल ही खोजे हैं। दुर्भाग्य से यहाँ के राक्षस केवल नीले रंग के चिपचिपे जीव हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य कालकोठरी अंक अर्जित करने का साधन बनना है। विलियम ने सिर हिलाया।
कालकोठरी में नियमित रूप से बड़ी संख्या में स्लाइम पैदा होने के कारण वह गोब्लिन क्रिप्ट में 4 और मंजिलें जोड़ने में कामयाब रहा, जिससे कालकोठरी की कुल मंजिलों की संख्या 35 हो गई। प्रत्येक मंजिल पर अधिकतम 500 राक्षस हो सकते थे। विलियम ने कालकोठरी की सभी 5 नई मंजिलों पर खतरनाक गोब्लिन कुत्तों को उत्पन्न करने की व्यवस्था की थी। योजक चिन्ह। कालकोठरी की सेटिंग्स। राक्षसी संतान खतरनाक भूतिया कुत्ते। उत्पन्न होने की दर प्रतिदिन 20 खतरनाक गोब्लिन कुत्ते। मंजिल 31-40 खतरनाक भूतिया कुत्ते। 32वीं मंजिल 20 खतरनाक भूतिया कुत्ते। 33वीं मंजिल 20 खतरनाक भूतिया कुत्ते। 34वीं मंजिल 20 खतरनाक भूतिया कुत्ते। 35वीं मंजिल 20 खतरनाक भूतिया कुत्ते। योजक चिन्ह। कालकोठरी अंक 1845। योजक चिन्ह। फिलहाल विलियम के पास 110 खतरनाक गोब्लिन कुत्ते थे, जिन्हें उसने गोब्लिन योद्धाओं को सवारी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सौंप दिया था। वे हॉबगोब्लिनों के लिए सवारी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बहुत छोटे थे, इसलिए विलियम के पास गोब्लिन योद्धाओं को उन पर सवारी करने के लिए नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इन गोब्लिन घुड़सवारों का नेतृत्व शाक्स नामक एक गोब्लिन योद्धा कर रहा था, जिसे विलियम ने स्वयं नाइट की उपाधि दी थी। इस गोब्लिन योद्धा को नेतृत्व के लिए चुनने का कारण उसके दाहिने गाल पर मौजूद एक अनोखा निशान था, जो उसे अन्य गोब्लिन योद्धाओं से अलग बनाता था। किंग चेस पीस का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ये गोब्लिन योद्धा एक गोब्लिन मारॉडर में विकसित हो गया और उसे प्रेस्टीज क्लास का डूम मारॉडर प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, उसका खतरनाक गोब्लिन डॉग माउंट एक खूंखार नेदरहाउंड में बदल गया, जिसे देखकर विलियम सदमे में आकर रोनगोमिनियार्ड को लगभग गिरा ही देता। विलियम ने अपने राजा की सेना के तीसरे आधिकारिक नाइट की जानकारी की जांच की और प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। योजक चिन्ह। नाम शाक्स। जाति गोब्लिन। प्रेस्टीज जॉब क्लास स्कार्ड डूम मारॉडर। स्वास्थ्य अंक 22,000/22,000। माना 3,000/3000। शक्ति 150-10। चपलता 70-10। जीवन शक्ति 100-10। बुद्धि 40-10। निपुणता 60-10। कौशल द्वंद्वपूर्ण मनुष्य और पशु का मिलन। रणनीतिज्ञ 100 जानवरों का हमला। लुटेरे का गिलोटिन। हेलफायर ब्लास्ट। शीर्षक आतंक का लुटेरा। आतंक का लुटेरा। जब आप किसी कंपनी या राइडर्स का नेतृत्व करते हैं तो सभी आंकड़ों में 100% की वृद्धि होती है। भूभाग पर गतिशीलता में 200% की वृद्धि। एम्पावर्ड बैटल क्राई का प्रयोग दिन में 3 बार किया जा सकता है। सशक्त युद्ध घोष। मन को प्रभावित करने वाले मंत्रों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। आतंक के लुटेरे के नेतृत्व में सभी सवारों के आंकड़ों में 50% की वृद्धि करें। अवधि 1 घंटा। योजक चिन्ह। शाक्स द गोब्लिन मारॉडर एक क्लास बी मध्यम मॉन्स्टर था, जबकि उसका माउंट, जिसे विलियम ने स्पार्की नाम दिया था, एक क्लास एक निम्न मॉन्स्टर था। अपने नेता के चेहरे में अचानक आए बदलाव ने सभी गोब्लिन योद्धाओं को विलियम को हैरानी से देखने पर मजबूर कर दिया। दुर्भाग्यवश राजा शतरंज का मोहरा सर्वशक्तिमान नहीं था। शाक्स को आशीर्वाद देने के बाद वह फिर से निष्क्रिय अवस्था में चला गया। फिर भी रोनगोमिनियार्ड की शक्ति से उसने गोब्लिन योद्धाओं को गोब्लिन घुड़सवारों में बदल दिया था, जिससे उनकी घुड़सवारी की क्षमता बढ़ गई थी। गोब्लिन घुड़सवार श्रेणी डी उच्च के राक्षस थे। विलियम का मानना था कि अटलांटिस के कालकोठरी के अंदर अनुभव अंक हासिल करने के बाद ये हरे रंग की त्वचा वाले घुड़सवार जल्द ही क्लास सी निम्न राक्षसों की श्रेणी में आ जाएंगे, जिससे विलियम की सेना को और भी मजबूती मिलेगी। गोब्लिन कुत्तों के अलावा विलियम ने फेनरा को छोड़कर ट्रोलहाउंड्स को भी हॉबगोब्लिन नेताओं के वाहन के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। उनका मानना था कि इस रणनीति से युद्ध के मैदान में उनकी गतिशीलता बढ़ेगी और वे युद्ध में अधिक प्रभावी लड़ाकू बल बनेंगे। हमेशा की तरह विलियम ने इन हॉबगोब्लिन नेताओं को रोनगोमिनियार्ड का आशीर्वाद दिया, जिससे वे ट्रोलहाउंड्स को प्रभावी ढंग से सवारी के रूप में इस्तेमाल कर सके, मानो वे उनके शरीर का हिस्सा हों। ये सब मनुष्य और पशु के मिलन की शक्ति के कारण संभव हुआ। ये गोब्लिन और ट्रोलहाउंड कैवेलियर्स आधिकारिक तौर पर विलियम की हल्की घुड़सवार सेना इकाइयां बन गईं, जिनका नेतृत्व क्रमशः स्पार्की और फेनरा ने किया। योजक चिन्ह। इसी बीच हेलन साम्राज्य में कहीं 2 दिनों तक व्यर्थ की खोजबीन के बाद कॉनर ने अपने मुख्यालय लौटने का फैसला किया ताकि यह पता चल सके कि अन्य खोज दलों से कोई अद्यतन जानकारी मिली है या नहीं, जो अब उस छिपी हुई घाटी के किसी भी निशान की तलाश में हेलन साम्राज्य की छानबीन कर रहे थे जहां स्मारक स्थापित था। सर, हमें अभी तक स्मारक नहीं मिला है, कैलुम ने सिर झुकाते हुए बताया। वह ड्यूस के सदस्यों से रिपोर्ट प्राप्त करने के प्रभारी व्यक्ति के रूप में सेवा करने के लिए उनके मुख्यालय में रह रहा था। कॉनर ने मन ही मन आह भरी और सहमति में सिर हिलाया।
वह जानता था कि कुछ ही दिनों की खोज में अमर भूमि को ढूंढना आसान काम नहीं होगा। दक्षिणी महाद्वीप में ड्यूस के नेता ने छिपी हुई घाटी की खोज में संगठन की सारी शक्ति नहीं लगाई थी। उन्होंने ज़ेलान राजवंश में एल्फों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कई टीमें भी नियुक्त की थीं। उसे डर था कि जब कोना अपने मिशन में व्यस्त होगा तब एलेसियो अधीर हो जाएगा और एल्फ्स को हेलन साम्राज्य पर हमला करने के लिए उकसाएगा। रिपोर्टों की छानबीन करने के बाद कोना को एक दिलचस्प घटनाक्रम का पता चला। कुछ दिन पहले संगठन के सदस्यों ने 100 से अधिक किशोरों को हेलन साम्राज्य की सीमाओं में प्रवेश करते हुए देखा था। संगठन के उस जासूस के अनुसार, जिसने दूर से किशोरों का निरीक्षण करने के लिए एक परिचित का इस्तेमाल किया, वे सभी घायल और बुरी तरह पिटे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उनका सामना एल्फ्स के साथ युद्ध में हुआ था। एजेंट ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा कि बच्चे किले में मौजूद कुछ घोड़ों को लेकर पश्चिम की ओर चले गए। चूंकि उसका काम एल्फों की गतिविधियों पर नजर रखना था, इसलिए उसने अपना पद नहीं छोड़ा और मुख्यालय को एक रिपोर्ट भेज दी ताकि उच्च अधिकारी ये तय कर सके कि उनकी सीमा में प्रवेश कर चुके शरणार्थियों के साथ क्या किया जाए। एल्वेन आक्रमण के बाद उन्हें पहले से ही ऐसे परिणाम की उम्मीद थी, इसलिए रिपोर्ट सुनकर उन्हें ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि कोना को इस बात की चिंता थी कि शरणार्थी सीधे राजधानी की ओर नहीं गए, बल्कि पश्चिम की ओर मुड़ गए। कोना ने कुछ देर विचार करने के बाद कैलुम को निर्देश दिए कि वह ज़ेलान राजवंश के इन शरणार्थियों की तलाश के लिए कुछ आदमियों को भेजे। हेलन राजधानी लौटने से पहले मैं एक दिन आराम करूंगा, कोना ने कहा। अमर भूमि के बारे में कोई भी खबर मिले तो मुझे तुरंत सूचित करें। जी हाँ महाराज, कैलुम ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाने से पहले उत्तर दिया। कोना ने सिर हिलाया और आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। कुछ मिनट बाद एक छोटा काला सांप कमरे से चुपके से बाहर निकल गया, किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी, और फिर वह एक काले धुंध में बदल गया। अज़ियो ड्यूस के मुख्यालय से सुरक्षित दूरी पर फिर से प्रकट हुआ। वह उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था और उनके कमांड चेन के भीतर की ताज़ा खबरों की तलाश में था। फायदे और नुकसान का आकलन करने के बाद एजियो दृढ़ निश्चय के साथ ग्लैडियोलस की राजधानी की ओर लौट गया। एस्ट विलियम का घनिष्ठ मित्र था और वह नहीं चाहता था कि लड़के को कोई नुकसान पहुंचे। विलियम ने अपने चौथे गुरु को पहले ही बता दिया था कि यदि संगठन राजधानी पर पुनः कब्जा करने के लिए लौटता है तो उसे डेव और कॉनरेड को एस्ट और इसहाक को किरिंटोर पर्वत पर ले जाने के लिए कहना चाहिए। ब्रैंडन पहले ही उसका शिष्य बन चुका था और एजियो लड़के की प्रतिभा से काफी संतुष्ट था। उसे राजधानी का कठपुतली प्रबंधक बनाकर एजियो को कोना पर नजर रखने में मदद मिलेगी, जबकि वह अपना ध्यान अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर केंद्रित कर सकेगा। ऐसे मामले जो उस लाल बालों वाले लड़के के बोझ को कम करने में मदद करेंगे जो अपना गुजारा चलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। अध्याय 418 राजकुमारी सिडोनी और मोर्गाना के प्रेम के संस्करण भाग 1। समझ गया स्वामी, ब्रैंडन ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। आपकी अनुपस्थिति में मैं राजधानी की देखभाल करूंगा। अज़ियो ने सिर हिलाया और अपने दूसरे शिष्य के कंधे पर थपथपाया। मैं उसी तरीके से संपर्क में रहूंगा जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। कोई भी लापरवाही भरा काम मत करना और मुझे ढूंढने मत आना। सही समय आने पर मैं तुमसे मिल लूंगा। हाँ मास्टर, विदाई। अज़ियो एक काले धुंध में बदल गया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। उसने पहले ही डेव और कॉनरेड को कोना के राजधानी पहुंचने की सूचना दे दी थी। एस्ट और इसहाक इस समय दोनों लड़कों को एस्ट की मां हरमन और नानी की क्रिस्टल मूर्तियों को उड़ने वाली गाड़ी तक ले जाने में मदद कर रहे थे। एस्ट अपने प्रियजनों को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें साथ ले जाने का फैसला किया। मूर्तियों को गाड़ी में सुरक्षित रूप से लादने के बाद वे तुरंत राजधानी से निकलकर उत्तर की ओर चल पड़े। अज़ियो ने चारों लड़कों के राजधानी से सुरक्षित निकल जाने का इंतजार किया और फिर दक्षिण पूर्व की ओर चल पड़ा। उसका गंतव्य ज़ेलान राजवंश था, जहां एल्फ्स निवास कर रहे थे। वह वहां जानकारी जुटाने जाता था। बेशक अगर मौका मिलता तो वह उनके कमांडर की हत्या करके उनके बीच अफरा तफरी मचा देता। अज़ियो एल्फ्स से अच्छी तरह परिचित था। जब विलियम के पिता मैक्सवेल राक्षसों से लड़ रहे थे, तब अज़ियो ने सिल्वर मून महाद्वीप में कई मिशनों पर काम किया था। हालांकि वह जानता था कि सभी एल्फ्स पाखंडी नहीं थे, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा पाखंडी थे। ये बात विशेष रूप से कुछ एल्फ कुलों के कुलपतियों के संबंध में सच थी, जो मनुष्यों से घोर नफरत करते थे। योजक चिन्ह। अपने वादे के मुताबिक कोना अगले दिन 100 से अधिक अधीनस्थों के साथ आ पहुंचा। उसने सबसे पहले ब्रैंडन को बुलाया और उससे पूछा कि प्रधानमंत्री के बेटे ने उसकी अनुपस्थिति में क्या किया था। महामहिम के राजधानी छोड़ने के बाद मैंने राज्य के बाहरी इलाकों में फंसे बचे हुए लोगों को इकट्ठा करने के लिए स्वयंसेवकों की तलाश की, ब्रैंडन ने बताया।
चून की राजधानी में हमारे पास पर्याप्त भोजन है, इसलिए उन्हें अपने हाल पर छोड़ देना और मरने देना शर्मनाक होगा। ब्रैंडन की आवाज देशभक्ति और न्याय की भावना से इतनी भरी हुई थी कि कॉनर को उसके कार्यों में कोई कमी निकालना मुश्किल लगा। साथ ही उसने लड़के को अपनी अनुपस्थिति के दौरान जो चाहे करने का अधिकार भी दे दिया था। हालांकि ब्रैंडन ने जो किया वह परेशानी भरा था, लेकिन कॉनर को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। युद्ध के दौरान इन्हें अतिरिक्त सहायता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉनर ने सिर हिलाने से पहले सोचा। वह इस समय हेलेन साम्राज्य के सिंहासन पर विराजमान था, जबकि ब्रैंडन उसके सामने घुटने टेक कर बैठा था। बचे हुए लोगों को इकट्ठा करना जारी रखो, कॉनर ने आदेश दिया। साथ ही मुझे राजधानी की रक्षा क्षमताओं से संबंधित दस्तावेज लाओ। मुझे तुम्हारे द्वारा दी जा सकने वाली हर जानकारी की आवश्यकता होगी। ब्रैंडन ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी राय दी। महामहिम, मुझे लगता है कि ये दस्तावेज युद्ध मंत्रालय और लोक निर्माण एवं विकास मंत्रालय में मिल सकते हैं। महामहिम, मैं अकेले आपके द्वारा मांगे जा रहे दस्तावेजों की खोज नहीं कर पाऊंगा। कॉनर ने प्रशंसा में सिर हिलाया, क्योंकि ब्रैंडन राज्य के प्रबंधन के मामले में वास्तव में बहुत मददगार था। बहुत अच्छा, मैं आपको आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध करा दूंगा। फिर उसने हाथ हिलाकर अपने 20 अधीनस्थों को बुलाया ताकि वे ब्रैंडन को उन दस्तावेजों को खोजने में मदद करें जिनकी उसे राजधानी की रक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यकता थी। उसके जाने के कुछ मिनट बाद ही उसकी उंगली में बंधी अंगूठी चमकने लगी। कॉनर ने भौहें चढ़ाते हुए उस लंबी दूरी के संचार उपकरण को सक्रिय किया जो दक्षिणी महाद्वीप के राज्यों और राजवंशों पर कब्जा करने के प्रभारी नेताओं को दिया गया था। अंगूठी को सक्रिय करने के कुछ ही सेकंड बाद उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। पृष्ठभूमि में युद्ध की आवाजें सुनाई दे रही थीं और कॉनर के अधीनस्थ का चिंतित चेहरा उसके सामने दिखाई दिया। जी महोदय, अनायशा राजवंश की राजधानी पर हमला हो रहा है। इसकी रक्षा करना असंभव है, कॉनर के अधीनस्थ ने चीखते हुए कहा और उस तीर से बचने के लिए एक तरफ लुढ़क गया जो उस जगह पर आकर गिरा जहां वह थोड़ी देर पहले खड़ा था। तुम पर हमला कौन कर रहा है? कॉनर ने पूछा। उसने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुट्ठी इतनी जोर से भींची हुई थी कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए थे। क्या ये एल्फ्स हैं? नहीं, ये क्रेटोर साम्राज्य और चींटी सेना है, कॉनर के अधीनस्थ ने जवाब दिया। वह और कुछ कहने ही वाला था कि तभी पीछे से 3 मीटर लंबी एक चींटी उस पर टूट पड़ी, जिससे उस आदमी को बचाव के लिए कदम उठाने पड़े। चींटी ने चीखते हुए अनायशा वंश में देउस का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति पर संक्षारक तेजाब थूक दिया। कॉनर के अधीनस्थ पर चींटी के हमले से एक दिल दहला देने वाली चीख दर्द और पीड़ा से भरकर पूरे कमरे में गूंज उठी। कुछ ही क्षणों बाद वह व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा और उसके हाथ में मौजूद संचार क्रिस्टल भी गिर गया। कॉनर ने देखा कि कैसे उसके अधीनस्थ का शरीर संक्षारक एसिड से पिघलकर खून के तालाब में बदल गया। ड्यूस के नेता ने असहाय होकर आह भरी, क्योंकि उसका एक भरोसेमंद सहयोगी उसकी आंखों के सामने मर गया। वह कनेक्शन काटने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि एक पतला और गोरा हाथ जमीन से संचार क्रिस्टल उठा रहा है। कॉनर की आंखें तब चौड़ी हो गईं जब उसका सामना एक ऐसी सुंदरता से हुआ जो एक राष्ट्र का पतन ला सकती थी। हालांकि यह पहली बार था जब उसने इस खूबसूरत महिला को देखा था, फिर भी उसे इस बात का अंदाजा था कि वह कौन हो सकती है। कॉनर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उस लड़की से एक सवाल पूछा जो उसे शैतानी मुस्कान के साथ देख रही थी। राजकुमारी सिडोनी? कॉनर ने पूछा। राजकुमारी सिडोनी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम कौन ही होगे? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। क्रिस्टल से झांकते हुए उस खूबसूरत लड़की की भूरी आंखें शक्ति से दमक उठीं। कॉनर की सांसें तेज हो गईं जब उसने उन सुंदर निर्मल आंखों को देखा जो किसी भी पुरुष को वश में कर सकती थीं। अगर सिडोनी कॉनर को सिर्फ एक संचार क्रिस्टल के माध्यम से नहीं देख रही होती, तो ड्यूस का लीडर अब तक मोहित हो चुका होता। कॉनर ने अपने शरीर पर धीरे धीरे हावी हो रहे आकर्षण के भाव को दूर करने के लिए अपनी पूरी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल किया। उसने राजकुमारी सिडोनी की दूसरों को मोहित करने की क्षमता के बारे में बहुत पहले सुना था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह क्षमता संचार क्रिस्टल के माध्यम से भी उस पर असर डालने के लिए काफी मजबूत होगी। यह एक बिल्कुल अनसुनी घटना थी और इसने उसे भय से भर दिया। राजकुमारी, आपसे आमने सामने मिलकर बहुत खुशी हुई, कॉनर ने अपने चेहरे पर संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे पता है कि हम दोनों की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन सहयोग के लिए बातचीत करने में अभी देर नहीं हुई है। ओह, बातचीत? राजकुमारी सिडोनी ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। तो फिर आपके मन में क्या है, श्रीमान कॉनर? राजकुमारी सिडोनी ने गहरे नीले रंग का कवच पहना हुआ था। ये फ्रीसिया के शाही परिवार का औपचारिक कवच था और राजकुमारी सिडोनी ने अनायशा की राजधानी पर विजय प्राप्त करने के लिए इसे धारण किया था।
क्रेटोर साम्राज्य और चींटी योद्धाओं की मदद से संगठन के सदस्यों के पास बचने का कोई मौका नहीं था। उनकी सुरक्षा व्यवस्था तुरंत ध्वस्त हो गई और उनमें से अधिकांश अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। स्वाभाविक रूप से सिडोनी को उनकी जान की परवाह नहीं थी और उसने सैनिक चींटियों को अपनी मनमर्जी करने का आदेश दे दिया। अब जबकि नाइशियन राजधानी में ड्यूस के नेता की मृत्यु हो चुकी थी, राजकुमारी सिडोनी अब उसकी आधिकारिक शासक थी। कॉनन ने कहा, हमारे असली दुश्मन तो एल्फ्स हैं। हम दोनों को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। यह एक लुभावना प्रस्ताव है, लेकिन मैं अब भी यह नहीं भूली हूं कि आपके आदमियों ने मुझे पकड़ने की कोशिश की थी। मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। आपके अपहरण का आदेश देने वाले युवराज को फिलहाल हमारे मुख्यालय में हिरासत में रखा गया है। अगर आप चाहें तो मैं उन्हें आपके हवाले कर सकता हूं ताकि आपका गुस्सा शांत हो सके। स्वाभाविक रूप से अगर आप चाहें तो मैं अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए भी तैयार हूं। राजकुमारी सिडोनी के होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान आ गई जब उसने अपने सामने खड़े आधे एल्फ को देखा। वह उसे उस लाल बालों वाले लड़के की याद दिला रहा था जिसने बार बार उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। राजकुमारी सिडोनी के दिमाग में एक शातिर योजना बनी जिसे देखकर उनकी दूसरी साथी मोर्गाना जोर से हंस पड़ी। हाँ, एक ऐसी योजना जिससे एक खास लाल बालों वाला लड़का उसके प्यार के तरीके को स्वीकार कर ले। अध्याय 419 राजकुमारी सिडोनी और मोर्गाना के प्रेम के संस्करण भाग 2। बहुत खूब, युवराज को मेरे पास भेज दीजिए और मैं अतीत की हमारी शिकायतों को भुला दूंगी, राजकुमारी सिडोनी ने जवाब दिया। गठबंधन के आपके प्रस्ताव के बारे में यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह क्या सोचते हैं। कॉनन ने भौहें चढ़ाईं। वह, जी हाँ, राजकुमारी सिडोनी ने कहा। मेरा परिचित, क्या आप युवा नाइट कमांडर सर विलियम वॉन आइनसिवर्थ से परिचित हैं? कॉनन को कैलुम की वह रिपोर्ट याद आई जिसमें उसने बताया था कि उसने विलियम और राजकुमारी को एंथिल में एक साथ देखा था। अपने अधीनस्थ की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा प्रतीत होता था कि उन दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। उनके रिश्ते की गहराई क्या थी, ये कैलुम को नहीं पता था। हालांकि राजकुमारी का उस लड़के के प्रति रवैया देखकर उसे लगा कि वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। उसके बारे में क्या? कॉनन ने पूछा। क्या वह तुम्हारा प्रेमी है? कॉनन ने अपना आखिरी सवाल मजाकिया लहजे में पूछा, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब राजकुमारी ने उसके शब्द सुनकर अपनी मुस्कान को सख्त कर लिया। हालांकि राजकुमारी सिडोनी ने तुरंत खुद को संभाला और उसके सवाल का जवाब दिया। सर विलियम और मेरे बीच एक अनाक्रमण संधि है, राजकुमारी सिडोनी ने उत्तर दिया। यदि आप उनके साथ गठबंधन करते हैं तो मैं हेलेन साम्राज्य की सीमाओं पर कदम नहीं रखूंगी। ओह, कॉनन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। सेलिन के साथ उसका एक समझौता था कि अगर वह उनके खिलाफ बगावत नहीं करेगी तो वह उस हाफ एल्फ को हाथ नहीं लगाएगा। अब तक सेलिन ने दूरी बनाए रखी थी और संगठन के मामलों में दखल नहीं दिया था। हालांकि उसने महाद्वीपीय मंत्र में उनकी मदद नहीं की, लेकिन उसने उनके काम में कोई बाधा भी नहीं डाली। सेलिन उनके संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति थी और कॉनन इसे यथासंभव बनाए रखना चाहता था। मैं इस पर विचार करूंगा, कॉनन ने सोच विचार करने के बाद कहा। मैं युवराज को शीघ्र ही आपके पास भेज दूंगा। मैं उनके भाई राजकुमार रूफस को भी मुफ्त में भेज दूंगा। बदले में कृपया मेरे अधीनस्थों को बख्श दें और उन्हें मेरे पक्ष में लौटने दें। महाराज, जब हम दोनों राजकुमारों को आपके पास पहुंचा देंगे तब मैं अतिरिक्त मुआवजा भी भेजूंगा। राजकुमारी सिडोनी ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मैं आपके सैनिकों को बख्श दूंगी। साथ ही सद्भावना के प्रतीक के रूप में मैं 2 महीने तक हेलेन साम्राज्य पर हमला नहीं करूंगी। स्वाभाविक रूप से यदि आप सर विलियम को अपने साथ गठबंधन करने के लिए मना लेते हैं तो हम अनिश्चित काल के लिए एक गैर आक्रमण संधि कर सकते हैं। फिर राजकुमारी सिडोनी ने कॉनन को इतनी मीठी मुस्कान दी कि उसके दांत सड़ने लगे। आपकी दया के लिए धन्यवाद महाराज। कॉनन ने संक्षिप्त रूप से झुककर अभिवादन किया। मैं सर विलियम से संपर्क करने और उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, मैं इस संचार पत्थर को संभाल कर रखूंगा, इसलिए जब आप उसे समझाने में सफल हो जाएं तो मुझे बता देना। अच्छे से। राजकुमारी सिडोनी ने कॉनन को शरारती अंदाज में आंख मारी और फिर कनेक्शन काट दिया। राजकुमारी सिडोनी से बातचीत समाप्त होने के बाद कॉनन ने एक लंबी गहरी सांस ली। इससे उसने अपने सैनिकों की जान बचा ली थी। साथ ही अगर वह क्रेटोर साम्राज्य को हेलेन साम्राज्य पर हमला करने से रोक पाता तो वह अपना सारा ध्यान उन एल्व्स पर केंद्रित कर सकता था जिनसे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। विलियम वॉन आइनसिवर्थ, कॉनन ने अपने हाथ में एक दूसरी अंगूठी सक्रिय करते हुए धीरे से कहा। इस अंगूठी की मदद से वह कैलुम से बात कर सकता था, जो इस समय उनके मुख्यालय में तैनात था।
उसने उससे विलियम के गृहनगर लोन्ट में उसके ठिकाने का पता लगाने के लिए आदमी भेजने का आदेश दिया। उसने आगे कहा कि अगर वह वहां न मिले तो वे सेलिन से मिले और उससे पूछे कि क्या उसे पता है कि उसका शिष्य कहाँ है। कॉनर ने अपने सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ से भी कुछ नहीं छिपाया और उसे राजकुमारी के साथ हुई बातचीत के बारे में बता दिया। कैलुम ने धैर्यपूर्वक सुना और सुझाव देने से पहले कॉनर के बोलने का इंतजार किया। सर, मुझे लगता है कि हमें सेलिन से लड़के से बातचीत कराने के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करने को कहना चाहिए, कैलुम ने सुझाव दिया। इस तरह उसे मनाने की हमारी संभावनाएं अधिक होंगी। कॉनर ने अपने दाहिने हाथ के आदमी को देखते हुए कुछ देर तक विचार किया। ये वास्तव में एक अच्छा प्रस्ताव था, हालांकि एक ऐसी बात थी जो बातचीत को आगे बढ़ने से रोक सकती थी। हमें नहीं पता कि अगर लड़के को पता चल जाए कि वयस्कों को क्रिस्टल की मूर्तियों में बदलने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कॉनर ने सोचा। साथ ही मुझे नहीं लगता कि सेलिन चाहती है कि उसे पता चले कि वह द ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य है। कॉनर के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई जब उसने सोचा कि विलियम की क्या प्रतिक्रिया होगी जब उसे पता चलेगा कि उसका गुरु उस संगठन के सदस्यों में से एक था जिसने पूरे महाद्वीप में उथल पुथल मचा दी थी। कॉनर के सामने एक और विकल्प था। क्या उसे सेलिन से सलाह लिए बिना विलियम की तलाश करनी चाहिए और इस तथ्य का फायदा उठाना चाहिए कि हाफ एल्फ का गुरु संगठन का सदस्य था, ताकि उसे अपने समूह में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सके? या फिर क्या उसे सेलिन को उनकी जगह लड़के से बात करने देना चाहिए? दोनों ही मामलों में लड़के और उसके गुरु के बीच अनबन हो जाएगी, जो उनके संगठन के लिए फायदेमंद होगी। फिलहाल सेलिन की तलाश किए बिना लड़के का पता लगाओ, कॉनर ने आदेश दिया। अगर एक हफ्ते के अंदर वह नहीं मिलता तो कुछ आदमियों को लूंट भेजो और उन्हें सेलिन की तलाश करने को कहो। समझ गया, कैलुम ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि बर्थोल्ड के क्रेटोर सेना का हिस्सा होने को लेकर उन्हें चिंताएं थीं, लेकिन उन्होंने उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। संगठन के नेता के रूप में कॉनर किसी और से बेहतर जानता था कि क्रेटोर सेना में बर्थोल्ड का अंतिम निर्णय नहीं होता था। जब तक राजकुमारी उसके पक्ष में थी, क्रेटोर साम्राज्य में तैनात संगठन का नेता कोई भी ऐसा जोखिम भरा कदम नहीं उठा सकता था जिससे उसकी स्थिति खतरे में पड़ जाए। कॉनर राजकुमारी का इस्तेमाल करके बर्थोल्ड को अपने खिलाफ कोई कदम उठाने से रोकना चाहता था। उसके लिए ये भविष्य में उसे जिन दुश्मनों से लड़ना होगा, उनकी संख्या कम करने की एक आदर्श योजना थी। योजक चिन्ह। राजकुमारी सिडोनी ने खिलखिलाते हुए संचार क्रिस्टल को अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया। क्रेटोर साम्राज्य के कई युवा शूरवीर उनके चारों ओर आश्चर्य से खड़े थे और उनके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमार जेसन को अपनी चचेरी बहन के आसपास रहने का खतरा महसूस हुआ और वह उससे दूर ही रहा। उसने पहले ही उससे घनिष्ठ संबंध बनाने और शादी का प्रस्ताव रखने का मन बना लिया था। हालांकि उसका इरादा राजकुमारी सिडोनी का एक ऐसा गुलाम बनने का नहीं था जो उसकी हर इच्छा पूरी करे। राजकुमार जेसन ने दूर से राजकुमारी सिडोनी पर एक नज़र डाली और उसकी नसों में खून खौल उठा। वह क्रेटोर साम्राज्य में पहले ही कई महिलाओं का दिल जीत चुका था और उनके स्नेह और शरीर का आनंद ले चुका था। फिर भी राजकुमारी सिडोनी का आकर्षण इतना प्रबल था कि वह उसका विरोध नहीं कर सका। मैं उसे जीतना चाहता हूं, राजकुमार जेसन ने सोचा। मैं उसे अपने बिस्तर पर लिटाकर उससे प्यार और स्नेह बरसाने की भीख सुनना चाहता हूं। राजकुमार जेसन ने अतीत में कई बार ऐसा किया था। राजकुमारी सिडोनी के लिए उनकी भावनाएं उमड़ पड़ी और उन्होंने उत्सुकता से अपने होंठ चाटे। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था कि जैसे ही उसकी नज़र राजकुमारी पर पड़ी, वासना की शक्ति उसके दिल में गहराई तक समा गई। हालांकि उसने राजकुमारी सिडोनी की शक्ति से पूरी तरह मोहित होने से बचने के लिए सुरक्षात्मक वस्तुएं पहन रखी थीं, फिर भी वे युवा कमांडर की मानसिक स्थिति में वासना की शक्ति के सूक्ष्म कार्यों को रोकने में असमर्थ थीं। 7 घातक पापों में सबसे ऊपर स्थान पाने वाली वासना सर्वोपरि शक्ति थी। राजकुमारी सिडोनी की निगाहों के सामने ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले सबसे अनुशासित और स्वाभिमानी भिक्षु भी उनकी मुस्कान जीतने के लिए सबसे घृणित कामुक कृत्यों को अंजाम देते थे। राजकुमार जेसन की तीखी निगाहों को महसूस करते हुए राजकुमारी ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मन ही मन मोर्गाना दिल खोलकर हंस रही थी। प्रिय, तुम्हें हमारा प्रस्ताव ठुकराने का पछतावा होगा, मोर्गाना ने हंसते हुए कहा। तुम्हें तब हमारा प्यार स्वीकार कर लेना चाहिए था। अगर तुमने ऐसा किया होता तो तुम अब तक इस महाद्वीप के सम्राट बन चुके होते। फिर भी इस तरह से ज्यादा दिलचस्प है ना, सिडोनी? राजकुमारी सिडोनी ने अपने जीवन साथी को गले लगाते हुए सिर हिलाया। यह अजीब है, किसी को जीतने की यह चाहत मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। अच्छा, मोर्गाना ने सिडोनी को गले लगाया और उसके होठों पर चुंबन किया।
चलो समझौता करते हैं। मैं पहले डार्लिंग को तुम्हारे पास रहने दूंगी, फिर बाद में मैं उससे हमारे बच्चों को जन्म दिलवाऊंगी। राजकुमारी सिडोनी मुस्कुराए। उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसके पैर चाटते उस सुंदर अर्धएल्फ की छवि ने उसके भीतर दबी हुई क्रूरता को जगा दिया। बड़ी बहन, मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है, राजकुमारी सिडोनी ने मोर्गाना के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा। कृपया हमारे राजकुमार को हमसे पूरे दिल से प्यार करने के लिए प्रेरित करने की पूरी कोशिश करो। मैं करूंगी, मोर्गाना ने शक्ति से चमकती आंखों से कहा। वह भी विलियम को पाने के लिए बेताब थी। उस घमंडी और अहंकारी हाफ एल्फ को हराने के रोमांच ने मोर्गाना के कामुक दिल की धड़कनें तेज कर दी। अध्याय 420, प्यार वाकई लोगों को अजीब बना देता है। विलियम, हमें बात करनी है, ओलिवर ने ड्रैगन ब्लड ट्री की शाखा पर बैठते हुए कहा। विलियम यिन यान कड़ाही का उपयोग करके उपचार औषधि बना रहा था, जिससे उसके रसायनज्ञ कार्य वर्ग का स्तर भी बढ़ रहा था। उपचार औषधियों का अंतिम बैच तैयार करते ही विलियम ने अपने माथे से पसीना पोंछा। दूसरे गुरुजी, मुझे 1 मिनट और दीजिए, विलियम ने यिन यान कड़ाही को साफ करते हुए कहा। उसने पानी के स्प्रे से उसे धोया और फिर शुद्धिकरण की ज्वालाओं से उसे सुखाया। विलियम ने कड़ाही को देखा और सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वह खुद को एक पूर्ण विकसित कीमियागर नहीं मानता था, लेकिन यिन यान कड़ाही ने उसके लिए कीमियागरी को बहुत आसान बना दिया था। उसे बस सामग्री डालनी थी, अपनी शुद्धिकरण ज्वालाओं को नियंत्रित करना था और कड़ाही को अपना जादू करने देना था। अपना काम पूरा करने के बाद विलियम ने कड़ाही को अपने भंडारण कक्ष में वापस रख दिया और अपने दूसरे स्वामी की ओर देखा, जो उसे गंभीर भाव से देख रहे थे। आधे एल्फ विलियम को पता था कि जब भी ओलिवर के चेहरे पर ऐसा भाव होता था तो वह उसे कोई बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाले होते थे। आप किस बारे में बात करना चाहते हैं, दूसरे गुरुजी? विलियम ने ड्रैगन ब्लड ट्री से टेक लगाकर आराम करते हुए पूछा। ओलिवर ने गला साफ किया, मानो वह बातचीत शुरू करने का सही तरीका सोच रहा हो। आधे मिनट बाद तोते जैसे बंदर ने आह भरी और उस लड़के की ओर देखा जिसने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। यह उस संगठन ड्यूस के बारे में है जो महाद्वीपीय जादू करने के लिए जिम्मेदार है, ओलिवर ने कहा। मेरी प्रेमिका सेलिन उनके संगठन की सदस्य है। ओलिवर विलियम की प्रतिक्रिया जानने के लिए 1 मिनट तक मौन रहा। वह जानता था कि विलियम संगठन से सीधा टकराव करने की योजना बना रहा है, इसलिए उसने उसे यह बताने का फैसला किया कि सेलिन उनके समूह का हिस्सा है। अंततः कुछ और मिनटों की चुप्पी के बाद विलियम ने अपनी आंखें खोली। दूसरे गुरुजी, क्या गुरुजी ने उस जादू में भाग लिया था जिससे दादाजी और अन्य लोग क्रिस्टल की मूर्तियों में बदल गए थे? विलियम ने पूछा। विलियम ने शांत और तटस्थ स्वर में यह प्रश्न पूछा। हालांकि ओलिवर ने अंतिम शब्द कहते समय उसकी आवाज में आए सूक्ष्म उभार को महसूस कर लिया। नहीं, ओलिवर ने दृढ़ता से उत्तर दिया। मालकिन ने सबको क्रिस्टल की मूर्तियों में बदलने की संगठन की योजना में भाग नहीं लिया था। वास्तव में उन्होंने ही तुम्हारे दादाजी और बाकी लोगों को बताया था कि संगठन कुछ साजिश रच रहा है। दुर्भाग्य से उन्होंने उसे सारी जानकारी नहीं दी, कहीं ऐसा न हो कि वह योजना का खुलासा दूसरों को कर दे। ओलिवर की बातें सुनकर विलियम ने गहरी, लंबी आह भरी। उसे इस बात से राहत मिली कि सेलिन ने महाद्वीपीय जादू को बनाने में कोई भूमिका नहीं निभाई थी। आधे एल्फ विलियम को पता था कि अगर सेलिन ने उस जादू में कोई भूमिका निभाई होती जिसने उसके प्रियजनों को मूर्तियों में बदल दिया था, तो उसे माफ करना बहुत मुश्किल होता। जब उसने उसे अपना गुलाम बनाया था तब से वह उस कर्जदार थी। एक ऐसा कर्ज जिसे वह भविष्य में उससे चुकाने की योजना बना रहा था। हालांकि अगर सेलिन ने महाद्वीपीय जादू के निर्माण में भाग लिया होता तो वह उससे सारे संबंध तोड़ देता और उसे दुश्मन की तरह मानता। क्या गुरुजी ने तुम्हें ये बात मुझे बताने के लिए कहा था? विलियम ने पूछा। ओलिवर ने सिर हिलाया। मैंने ये काम मालकिन से सलाह लिए बिना किया। यह मेरी ओर से एक स्वतंत्र कार्रवाई थी। विलियम ने अपने विचारों को व्यवस्थित करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी मालकिन ऐसी नहीं थी जो अपने विचार उसे बताना पसंद करती हो। हालांकि वह अभी भी इस बात को लेकर दुविधा में था कि क्या सेलिन उस संगठन का हिस्सा है जिससे वह लड़ने की योजना बना रहा था, लेकिन वह जानता था कि सेलिन उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। विलियम ने ओलिवर की बातों पर विचार करते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी। सभी महत्वपूर्ण वयस्क उसके संगठन से जुड़े होने के बारे में जानते हैं और लोन्ट ने इसका कई बार फायदा उठाया है, विल ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सोचा। तो क्या यह मौन स्वीकृति का एक तरीका है? इसमें कुछ और भी है जो मुझे नहीं पता। कुछ और मिनट खामोशी में बीत गए, फिर आखिरकार विलियम ने अपने मन की बात कह दी। दूसरे गुरु, क्या मैं आप पर विश्वास कर सकता हूँ? तुम कर सकते हो। मास्टर के संगठन में शामिल होने के पीछे कोई कारण है क्या?
विलियम ने पूछा। बिल्कुल, लेकिन आपको उनसे कारण पूछना होगा, ओलिवर ने जवाब दिया। मुझे ये बताने का अधिकार नहीं है कि मालकिन ने उनके साथ शामिल होने का फैसला क्यों किया। विलियम ने सहमति में सिर हिलाया। उसे ये भी लगा कि ओलिवर से यह सवाल पूछना ठीक नहीं है, इसलिए उसने सेलिन से दोबारा मिलने तक इस मामले को टालने का फैसला किया। दूसरे गुरुजी, मैं आपसे यह नहीं पूछूंगा कि गुरुजी ने संगठन में क्यों शामिल हुए, लेकिन क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? ये सवाल पर निर्भर करता है, नन्हेविल। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे सकता। विलियम ने अपने राज्य के नज़ारों को निहारने के बाद अपने मन में उठ रहे सवाल को पूछा। इस संगठन का लक्ष्य क्या है? विलियम ने पूछा। ओलिवर को आश्चर्य हुआ जब वह ड्रैगन ब्लड ट्री की शाखा पर बैठा हुआ मुस्कुराया। प्रतिशोध, ओलिवर ने उत्तर दिया। संगठन का लक्ष्य उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया है। इसका अस्तित्व केवल इसी कारण से है। बदला। विलियम ने अनमने ढंग से ये शब्द बुदबुदाए और दूर कहीं देखने लगा। वह जानता था कि सेलिन ने अपने बचपन में बहुत कष्ट झेले थे। हालांकि ओलिवर ने उसे स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया था कि सेलिन संगठन में क्यों शामिल हुई, लेकिन उसके इशारे से ही विलियम ने अपना निष्कर्ष निकाल लिया था। समझ गया। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं मास्टर से इस बारे में विस्तार से बात करूंगा। ठीक है। ओलिवर जानता था कि विलियम समझौता करने का यही तरीका अपना रहा है। तोते जैसे बंदर ने राहत की सांस ली क्योंकि उसे लगा मानो उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। कुछ दिन पहले उसने मन ही मन इस बात पर बहस की कि उसे विलियम को सच बताना चाहिए या नहीं। अंत में उसने फैसला किया कि वह खुद विलियम को ये बात बताना बेहतर समझेगा बजाय इसके कि कोई और उसे झूठ बताए। योजक चिन्ह। लायनहॉक जमीन पर गिरते ही चीख उठा। लगभग सूर्यास्त हो रहा था, इसलिए देव ने किरिंटोर पर्वत की ओर अपनी यात्रा जारी रखने से पहले उसे थोड़ा आराम करने देने का फैसला किया। कॉनराड का वायवन ग्रिफॉन से कुछ ही दूरी पर उतरा। दोनों शूरवीरों ने अपने साथियों को बांधने वाले हॉर्नेस हटा दिए और उन्हें अपने शिकार की तलाश करने की अनुमति दी। एस्ट और इसहाक अपने शरीर को आराम देने के लिए गाड़ी से उतरे। उड़ने वाली गाड़ी आरामदायक तो थी, लेकिन दिन भर बैठने और लेटने के बाद भी उनके शरीर में अकड़न महसूस हो रही थी। किरिंटोर पर्वत तक पहुंचने में हमें और कितने दिन लगेंगे? एस्ट ने आग जलाने के बाद देव से पूछा। इसहाक पहले से ही उनके लिए रात का खाना पकाने की तैयारी कर रहा था, इसलिए एस्ट के पास अपने भरोसेमंद सेवक के काम खत्म करने का इंतजार करने के अलावा और कुछ करने को नहीं था। एक और दिन, देव ने जवाब दिया। प्रमुख अधिकारी, क्या आपने पहले कभी किरिंटोर पर्वतमाला का दौरा किया है? नहीं, एस्ट ने सिर हिलाया। लेकिन मैंने उनके बारे में कई कहानियां सुनी हैं। क्या ये सच है कि उत्तरी जनजातियों के सभी योद्धाओं की त्वचा स्टील की तरह सख्त होती है? नहीं, देव हंस पड़ा। किरिंटोर पर्वत हमेशा से ही एक रहस्यमय स्थान रहा है। हेलन साम्राज्य से बहुत कम लोग ही इन पर्वतों पर गए थे। चूंकि इनके बारे में कोई जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं थी, इसलिए गपशप पसंद करने वालों ने अपनी अपनी कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। किरिंटोर पर्वतों के बारे में कुछ अफवाहें थीं कि वहां के योद्धा 2 मीटर से भी अधिक लंबे होते हैं और उनकी त्वचा स्टील जितनी कठोर होती है। देव ने भी अतीत में ये अफवाहें सुनी थीं और उन पर विश्वास करता था। अगर वह खुद पहाड़ों पर न गया होता, तो शायद वह अब भी राजधानी में फैल रही अफवाहों पर विश्वास कर लेता। एस्ट ने उत्तर दिशा की ओर देखा, जो अब रात के अंधेरे में डूबी हुई थी। मन ही मन वह विलियम से दोबारा मिलने के लिए बेताब था ताकि राजधानी में उसे अकेला छोड़ने के लिए उसे सबक सिखा सके। जब वह प्रभारी था, उसे स्पेंसर का एक पत्र मिला जिसमें उसने बताया कि उसकी बहन वेंडी विलियम के साथ यात्रा पर चली गई है। ये खबर सुनकर एस्ट को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसे लगा कि उसे समूह से अलग कर दिया गया है। फिर भी उस आधे एल्फ के पूरे राज्य में घूमकर अपने लिए लड़ने वाले सहयोगियों को इकट्ठा करने के विचार से उसके दिल में बसी कुछ नाराजगी कम हो गई। वह जानता था कि विलियम उन लोगों को बहुत महत्व देता था जो उसके लिए मायने रखते थे। एस्ट ये बात मानता नहीं था, लेकिन उसे इयान से जलन होती थी क्योंकि उसने अपने शरीर पर लगे श्राप को हटाने का तरीका ढूंढ लिया था। हालांकि यह श्राप कुछ ही घंटों तक रहा, लेकिन खूबसूरत जलपरी के लिए उस अर्धएल्फ के साथ अंतरंग पल बिताने के लिए काफी था जिसे वह कई सालों से पसंद करता था। एस्ट ने आह भरी और अनजाने में अपने दोनों हाथों को अपनी छाती पर दबाया और उन्हें टटोला। मुझे आश्चर्य होता है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और श्राप हट जाएगा, तो क्या मेरे स्तन भी सेलिन जितने बड़े हो जाएंगे? एस्ट ने सोचा। विलियम ने लोंट में बताया था कि उसे बड़े स्तनों वाली लड़कियां पसंद हैं। एस्ट अपने विचारों में इतना खोया हुआ था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि डेव और कॉनरेड उसे अजीब तरह से देख रहे थे। इस दृश्य को देख रहे इसाक ने अपनी नजरें हटा लीं।
हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उसका छोटा मालिक क्या सोच रहा है, फिर भी इसहाक अनुमान लगा सकता था। आखिरकार वह जानता था कि एस्ट विलियम से उतना ही प्यार करती थी जितना उसका जुड़वा भाई उस लड़के से करता था। प्यार लोगों को वाकई अजीब बना देता है, इसहाक ने सोचा। मुझे किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। इस तरह मैं छोटे मालिक और अपने जुड़वा भाई की देखभाल कर सकूंगा और उन्हें मूर्खतापूर्ण काम करने से रोक सकूंगा। खाना बनाने में मग्न आइजैक ने मन ही मन ये प्रतिज्ञा की। हालांकि वह विलियम को एक मित्र के रूप में पसंद करता था, लेकिन उसे उसके लिए कभी कोई रोमांटिक भावनाएं विकसित होने की आशंका नहीं थी। वह इयान और एस्ट को दूर से ही सहारा देने में संतुष्ट था, क्योंकि वे उस व्यक्ति के साथ थे जिसे वे दोनों पिछले कुछ वर्षों से प्यार करते थे। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।